सो हेलो एवरीवन, डीटी के फ्री लेक्चर सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। अपना फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक वाला है वो चैप्टर खत्म होने को आया है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे तो फर्स्ट चैप्टर अपना पूरा बेसिक का विद क्वेश्चंस अपन ने अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। बस मॉडल के जो क्वेश्चंस होंगे वो अब बचे, उसके लिए भी मैं एक सेपरेट लेक्चर ले लूँगा, जैसे टाइम मिले वैसे वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। पर आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे वीडियो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो कि डीटी की पूरी सीरीज आपके लिए फ्री में अवेलेबल होने वाली है यूट्यूब पे। तो अपन एक बार लास्ट लेक्चर क्या पढ़े थे एक बार रिवाइज कर लेते फटाफट, और आज कोशिश करते हैं कि अपना फर्स्ट चैप्टर विद कंसेप्ट पूरा खत्म हो जाए। अपना जो एग्जाम्पल लिए है अच्छे थोड़ा सा ही बाकी है। लास्ट लेक्चर बोला था मैं कि एक अलग वीडियो डाल दूंगा एग्रीकल्चर इनकम के लिए, पर मैं सोच रहा था फिर अगर कोई मॉडल रेफर कर रहा हूँ तो लिंक नहीं टूटनी चाहिए उनकी, तो फिर लेक्चर कंटिन्यू ही कर लेते वो। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा किसके, कंपनी के और कोऑपरेटिव सोसाइटी के टैक्स रेट, कौन से वाले, न्यू स्कीम वाले, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम वाले अपन ने टैक्स रेट पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। तो 115 BAA कंपनी के लिए, BAB मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, BAD कोऑपरेटिव सोसाइटी, BAD मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो एक बार ये सेक्शन अप्लाई कर लिया कंपनी ने या कोऑपरेटिव सोसाइटी ने तो उनको फिर से सेक्शन चेंज करते नहीं आएगा। स्पेशल इनकम स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होगी। अब इनको PGBP ही इनकम होगा जनरली, तो इनके लिए कुछ बेनिफिट अवेलेबल नहीं होंगे। तो उसमें से था अपना एक एडिशनल डिप्रिसिएशन, उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB, 33ABA, 33AD, 33CCC, और उसके बाद और एक सेक्शन था अपना 33ABA, 33AB, 33ABA, 35AD, 35CCC और 35CCD। अपना एक सेक्शन था जो इंडिविजुअल केस में एप्लीकेबल, मतलब लिस्ट में नहीं था, और इस उधर बेनिफिट मिल सकता था अगर 35CCD हो तो, पर यहाँ बेनिफिट नहीं मिलेगा उसका। उसके बाद डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन, किसको, आउटसाइडर को। अगर इनसाइड रिसर्च के लिए, इन हाउस रिसर्च के लिए कुछ यूज किया तो उसका डिडक्शन मिल जाएंगे। उसके बाद में डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, उसमें से बस दो डिडक्शन मिलेंगे, 80JJA और 80M, उसका बेनिफिट मिल जाएंगे। उसके बाद में मैट और AMT एप्लीकेबल नहीं होगा। टैक्स रेट कितना एप्लीकेबल होगा, 115 BAA को 22%, सरचार्ज कंपलसरी आएंगे 10%, HSC 4%, तो इफेक्टिव आएंगे 25.168%। उसके बाद में 115 BAB जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड, आफ्टर ऑनर आफ्टर 1/10/2019 के बाद में जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उनके लिए टैक्स रेट आ जाएगा एप्लीकेबल 15%, सरचार्ज कंपलसरी 4% और सरचार्ज कंपलसरी 10% और HEC 4% एप्लीकेबल हो जाएगा। इफेक्टिव रेट 17.16 आ जाएगा। उसके बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटी से 22/10/4 और मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनी है 1/4/2023 के बाद उनके लिए भी 15/10/4 इफेक्टिव टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 17.16। उसके बाद अपन ने देखा मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनका मैन्युफैक्चरिंग जो इनकम है उसके लिए ही 17.16 टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। इफेक्टिव टैक्स रेट 17.16 एप्लीकेबल हो जाएगा। पर जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है उसका जो इनकम है, उसका जो इनकम आ रहा है उसके लिए अपने को 25.168% ही इफेक्टिव टैक्स रेट पे करना पड़ेगा। स्पेशल रेट स्पेशल इनकम के ऊपर लग जाएगा। और कुछ AO ने एक्सिस प्रॉफिट कंप्यूट किया तो उसके ऊपर 30% टैक्स रेट, सरचार्ज 10% और HEC 4%। उसके बाद में अपन ने देखा कि ये जो कंपनी है वो स्प्लिटिंग अप से या फिर रिकंस्ट्रक्शन से नहीं बनी हुई चाहिए, स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन से नहीं बनी हुई चाहिए। पर 33B के अंदर अगर कोई कंपनी 3 इयर्स में, जो अपन पढ़ेंगे बाद में PGBP में, अगर कोई कंपनी फिर से उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट कर ली पूरी कंपनी, तो उसके लिए ये मतलब ये सेक्शन के अंडर ये कंपनी न्यू कंपनी मानी जाएंगी, ये कंपनी न्यू कंपनी मानी जाएंगी और उनको न्यूली इनकॉर्पोरेट जो कंपनी उसके बेनिफिट एप्लीकेबल हो जाएंगे। उसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी शुड बी न्यू, पूरी की पूरी प्लांट एंड मशीनरी न्यू होना, सेकंड हैंड नहीं ले सकते, पर सेकंड हैंड ले सकते, 20% तक ले सकते, 20% तक अपन सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी ले सकते। उसके बाद में फॉरेन से जो भी इंपोर्टेड मशीनरी उसको अपन न्यू मशीनरी कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद में होटल एंड कन्वेंशन सेंटर के लिए पहले बिल्डिंग यूज नहीं की हुई होना, उसका रीजन मैंने आपको बताया था, पावर जनरेशन बिजनेस है, उसको पावर जनरेशन बिजनेस उसको भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ट्रीट करेंगे। उसके बाद में जो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं है उसकी लिस्ट गवर्नमेंट ने दी थी, वो भी अपन ने पढ़ ली थी और उसका एक मस्त एग्जांपल लिया था
अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको एक सेक्शन पढ़ाया था, उस सेक्शन में था स्पेशल रेट लिख के दिए थे मैंने आपको तब, एलटीसीजी एसटीसीजी। एक सेक्शन लिख के दिया था कि 115 बीबीई के अंदर, 115 बीबीई के अंदर जो अनडिस्क्लोज इनकम है या अनएक्सप्लेन इनकम है, अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम है या अनएक्सप्लेन, जो भी सेंटेंस लिखा होगा वहां पे स्पेशल इनकम में, तो उसके ऊपर 60% टैक्स रेट लगाया जाएगा, 60% टैक्स रेट लगाया जाएगा। तो उसका अपन ने कहीं भी जिक्र नहीं किया अब तक कि ये कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा। तो वहां से शुरुआत करते हैं अब आज का लेक्चर अपना। तो लिखिए, हेडिंग दे दीजिए अनडिस्क्लोज, अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम, अनडिस्क्लोज सोर्सेस ऑफ इनकम। अब उसमें सबसे फर्स्ट सेक्शन लिखिए। अब अपने को ये ना, ये थोड़ा सा इधर का एरिया थोड़ा खाली छोड़ दो, इधर का ऐसे अपने को ऐसे लिखना है यहाँ पे फिर से। तो फर्स्ट हेडिंग लिखो अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे, कैश क्रेडिट अंडर सेक्शन 68। उसमें लिखो ए unexplained amount which is credited to books of account, के बाद में लिखिए सेकंड नंबर अनएक्सप्लेन लोन एंड बोरोइंग, अनएक्सप्लेन लोन्स एंड बोरोइंग्स। उसके बाद में थर्ड लिखिए अनएक्सप्लेन अमाउंट, अनएक्सप्लेन amount which is credited to share capital account। के बाद में और प्रीमियम और एप्लीकेशन। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें का कैश क्रेडिट अंडर सेक्शन 68, कैश क्रेडिट अंडर सेक्शन 68। तो ये सेक्शन क्या बोलता है, अगर कोई भी अनएक्सप्लेन अमाउंट रहा जो क्रेडिटेड टू बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो क्रेडिटेड टू बुक्स ऑफ अकाउंट है, मतलब जिसका सोर्स, अब कैसा होता है जब हम रिटर्न फाइल करते हैं, अब रिटर्न फाइल कर लिया, आप इंटर में रिटर्न फाइलिंग तक पूरा प्रोसेस पढ़ोगे कि कैसे कैसे कंप्यूट होना है इनकम, कैसे उसके हेड वाइज बाइफर्केशन जाएगा, पूरा एक समरी जाएगा पूरा अपना गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल करने के बाद उसका होता है समरी असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, ये सारे असेसमेंट के टाइप आप फाइनल में पढ़ोगे। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई भी इनकम अब समझो आपने रिटर्न फाइल कर दिया, अब उसका असेसमेंट होने के बाद एओ को कुछ अमाउंट ऐसी मिली या फिर असेसमेंट करते दौरान उसको कुछ शक हुआ, तो शक होने के बाद क्या करता है, वो घर पे आते हैं अपने मस्त पैकी, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट देने पड़ते हैं अपने को। उसके बाद में जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो पूरे बैंक के डिटेल है, सब चेक करते हैं वो पूरा का पूरा। और अगर अपन ने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो सेटिस्फाई नहीं रहा एओ, या फिर अपन एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे पाए, कुछ भी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कि ये अमाउंट कहां से आया यहाँ पे, तो ये जो
अनएक्सप्लेन्ड इनकम है, अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम है, इसको डीम्ड इनकम माना जाता है, डीम्ड इनकम माना जाता है, और उसके ऊपर अपने को 60% टैक्स पे करना पड़ता है, 60% टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये जो अनएक्सप्लेन्ड अमाउंट विच इज क्रेडिटेड टू बुक्स ऑफ अकाउंट है, तो मैंने कोई भी इनकम ली, मतलब कोई किसी से भी ब्लैक में इनकम ली और मैंने गलती से क्रेडिट कर दी वो बुक्स ऑफ अकाउंट में, या फिर मेरे अकाउंटेंट को पता नहीं था कि ये इनकम मेरे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर दी, पर उसने बुक्स में रिकॉर्ड कर दी और मैंने रिटर्न फाइल कर दिया, तो ये अब क्रेडिटेड हो गई इनकम, क्रेडिटेड हो गई इनकम बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो अब एओ इसका एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि भाई ये इनकम कहां से आई बता, ये तूने पैसे किससे लिए बता, इसका सोर्स बता, ये ब्लैक में है व्हाइट में, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर अपन एओ को ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए ठीक से, या फिर एक्सप्लेनेशन देने के बाद एओ सेटिस्फाई नहीं रहा वो एक्सप्लेनेशन से, तो ये जो इनकम है, ये जो अनएक्सप्लेन इनकम है, उसको डीम्ड इनकम माना जाएगा। उसके बाद में लोन्स एंड बोरिंग अगर किसी से लिया अपन ने और वो अनएक्सप्लेन रहा, इतने पैसे कहां से आए, किसी से भी पैसे मंगाए होंगे, समझो 2 करोड़ 3 करोड़ पैसे मंगा लिए और अपना बिजनेस ही हर साल का टर्नओवर है अपना 30-40 लाख का, तो इतने पैसे कहां से मिले भाई तेरे को, इतने पैसे कहां से मिले भाई तेरे को, तो इसका एक्सप्लेनेशन अपने को एओ को देना पड़ेगा। तो लोन्स एंड बोरिंग का भी एक्सप्लेनेशन एओ मांगेगा, और एओ को अगर एक्सप्लेनेशन अपन ठीक से नहीं दे पाए, या एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी एओ को लगा ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है उसके हिसाब से, तो ये डीम्ड इनकम माना जाएगा और इसके ऊपर अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद में जो शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है और शेयर एप्लीकेशन है, जो अब क्या करते थे बहुत सारे पुराने, जब सेबी इतना रेगुलेट नहीं करता था पूरा, क्या करते थे, जो ब्लैक में पैसा होते थे कंपनी वाले, तो कंपनी वाले क्या करते थे, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, कोई स्लम एरिया है, तो स्लम एरिया वालों को तो पता नहीं होता कंपनी एक्ट क्या है, कंपनी कैसे वर्क करती है, ये शेयर एप्लीकेशन मनी क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, तो कंपनी क्या करती थी, कंपनी के पास समझो आपके पास आपकी कंपनी कोई, और आपके पास मस्त पैकी ब्लैक पैसा पड़ा है कंपनी में, कोई कोने में आपने एक बैग में 2-3 करोड़ रुपए रख दिए आपके ब्लैक में, पूरे के पूरे पैसे। अब ब्लैक में होने के बाद आपको इसको तो अब अपने को ये करना है, व्हाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले कंपनी क्या करती थी, जो स्लम एरिया में लोग रहते थे या फिर जिनको नॉलेज नहीं होता था उनको पैसे दे देते थे, उनको पैसे देने के बाद उनके पैन कार्ड खुद बनाते थे कंपनी वाले। अब समझो मैं एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे ये कंपनी है, समझो मेरी कंपनी है, एसके लिमिटेड कंपनी, एसके लिमिटेड एक कंपनी, और उसके बाद में ये कोई स्लम एरिया है, इधर बहुत सारे घर है, इधर बहुत सारे घर है। तो अब मेरे कंपनी में मेरे पास समझो पड़े 10 करोड़ रुपए पड़े, ब्लैक में पड़े, पूरे ब्लैक में पड़े, ये पैसे पूरे ब्लैक में, पूरे ब्लैक में। अब ये पैसे मेरे को करने हैं व्हाइट में, अब ये व्हाइट में करने के लिए मेरे को कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये 10 करोड़ रुपए ये जो सारे घर है इनमें बांट देता हूँ। अब जब उनको बोलता हूं कि आपको शेयर परचेस करने कंपनी के, अब ये स्लम में भाई इनको क्या पता कंपनी एक्ट, इनको क्या पता सेबी के रेगुलेशन, इनको क्या पता शेयर्स क्या होते, तो मैं इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता या फिर इनको कैश दे देता, पूरे 10 करोड़ रुपए इनको हर एक को डिवाइड कर देता, इनका पैन कार्ड मैं निकालता, इनको शेयर एप्लीकेशन भी मैं ही अलॉट करूंगा, मतलब मेरे पैसे उनको दूंगा और उनसे ही वापस कर लूंगा। अब ये पैसे लेने के बाद ये मेरे शेयर कैपिटल या शेयर एप्लीकेशन में क्रेडिट कर दूंगा, मैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंट्री हो जाएंगी इसकी, तो ये क्रेडिटेड टू एप्लीकेशन हो गया। अब ये 10 करोड़ का सोर्स अगर कुछ डाउट हुआ एओ को, तो एओ आके पूछेगा कि ये 10 करोड़ रुपए कहां से आए। अब मैं क्या बोलूंगा, अरे भाई मेरे लोगों ने शेयर परचेस किए, मेरे शेयर मैंने मार्केट में बेच दिए थे, तो इसकी वजह से शेयर एप्लीकेशन मनी आईपीओ लाया, शेयर एप्लीकेशन मनी से मेरे को पैसे आ गए। अब एओ क्या करेगा, एओ जाएगा इनके पास, अरे भाई इनको कुछ भी अकल नहीं है, इनको शेयर्स क्या होता है ये नहीं पता, इनको कंपनी कैसे वर्क करती है ये नहीं पता, इनको सेबी रेगुलेशन एक्ट कैसे होता है ये नहीं पता, ये क्या शेयर परचेस करेंगे तेरी कंपनी के। अगर एओ ने ऐसा सवाल ये इधर स्लम एरिया में जो भी आदमी रहता है उनसे पूछा, तो ये लोग क्या बोलेंगे, भाई हमको पैसा दिया गया और हम ये पैसा कंपनी वालों को दे के आए, हमारे सारे पैन कार्ड निकाला, उन्होंने शेयर एप्लीकेशन भी दिया। अब शेयर एप्लीकेशन इनके पास रहेगा, पर इनके पास पैसे कहां से आए ये इनको भी नहीं पता ना। बात समझ रहे हो आप,
इनके पास पैसे कहाँ आए ये इनको भी नहीं पता, कि बस इन्होंने कंपनी से लिए, एक आदमी आया था पैसे देके चला गया कंपनी को, फिर से ये पैसे दे लिए और ये पैसे व्हाइट में कन्वर्ट हो गए। अब ये हो गया ब्लैक का पैसा व्हाइट में कन्वर्ट, तो अब ये अनएक्सप्लेन अमाउंट है, अनएक्सप्लेन अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट या शेयर प्रीमियम है एप्लीकेशन अकाउंट। तो इसका एक्सप्लेनेशन ही कुछ नहीं है, कंपनी के पास भी नहीं है और वो जो जिन्होंने पैसे दिए उनके पास भी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये जो इनकम है इसको डीम इनकम ट्रीट किया जाएगा और इसके ऊपर 60% टैक्स पे करना पड़ेगा। अरे समझ में आया क्या? मस्त एग्जांपल था ना, समझ में आया क्या? चलो इसके बाद लिखते, ये थोड़ा सा इधर का जगह खाली छोड़ो। चलो उसके बाद में सेकंड लिखो, अनएक्सप्लेन ये देखो, ये कुछ इतना मॉड्यूल में आपने रेफर किया तो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है अपनी को एक्सप्लेनेशन, बस खाली ये जो कंसेप्ट है ये बस थियोरेटिकली आ सकते एमसीक्यू में वगैरह आए तो बस इतना जो मैं समझा रहा हूँ वो बस समझ के लेते चलो। इसके ऊपर क्वेश्चन बनने की चांस भी बहुत कम है, बहुत कम है। तो एक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट लिखो अंडर सेक्शन 69, अंडर सेक्शन 69। तो अब एओ आया, मैंने रिटर्न फाइल किया, एओ आया तो इन्वेस्टमेंट रही, बुक्स ऑफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट रही मेरी, मैंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करके रखी है, एफडीए, मेरे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, मैंने बॉन्ड्स लेके रखे हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट का एओ मेरे को एक्सप्लेनेशन मांगेगा। अगर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया और एओ सेटिस्फाई नहीं रहा या फिर मैं एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे पाया तो ये मेरी डीम इनकम मानी जाएंगी और इसके ऊपर मेरे को 60% टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद में लिखो थर्ड लिखो अनएक्सप्लेन मनी, अपना सपना मनी मनी मनी, मनी अंडर सेक्शन 69A। अब यहाँ पे बस यहाँ पे अनएक्सप्लेन मनी कवर नहीं हुआ, यहाँ पे अनएक्सप्लेन मनी कवर नहीं होगा तो यहाँ पे कवर होगा एनी मनी और बुलियन ज्वेलरी और वैल्यूएबल आर्टिकल। तो अनएक्सप्लेन मनी रहा तो अनएक्सप्लेन मनी ही नहीं आएगा इसमें आएगा बुलियन ज्वेलरी वैल्यूएबल आर्टिकल। कोई मेरे घर पे एओ आया, मैंने इनकम टैक्स रिटर्न पे भर दिया मेरा और उसका असेसमेंट हुआ, असेसमेंट होने के बाद एओ को शक हुआ मेरे इनकम पर, मेरे हेड्स ऑफ इनकम पर, मेरे पीजीबीपी के इनकम पे, मेरे कैपिटल गेन के इनकम पे। तो उसका असेसमेंट हुआ, असेसमेंट होने के बाद एओ मेरे घर आया तो उसको दिखा इटालियन मार्बल पूरा, उसको पूरा मतलब इटालियन मार्बल दिखा। उसके बाद में हर तरफ झूमर लटके हुए दिखे मस्त मस्त। उसके बाद में मेरे बीवी के गले में सोने की चेन दिखी मस्त, मंगलसूत्र होता है वो बड़ा बड़ा वो दिखा। उसके बाद मेरे छोटे छोटे बच्चे थे उनके हाथों में मस्त पैकी घड़ी दिखी जिसमें डायमंड लगे हुए थे, हर तरफ डायमंड थे। तो अब एओ मुझसे पूछेगा ये भाई तूने घड़ी कहाँ से ली, ये बीवी के गले में जो मंगलसूत्र है तूने इतना बड़ा मंगलसूत्र लिया ये कहां से आया, इतना पैसा कहां से आया तेरे पास, इसका मेरे को सोर्स बता। ये जो झूमर लटके हुए घर में इसका मेरे को इनकम का सोर्स बता। ये जो इटालियन मार्बल लगे हुआ है पूरे जमीन पर, पूरे दीवारें सजी हुई है अच्छी अच्छी पेंटिंग से, मस्त मस्त महंगी महंगी पेंटिंग है, उसको प्राइस का टैग वैसे ही चिपके हुआ है, मैं निकालना भूल गया प्राइस का टैग। तो ये इनकम कहां से आई तेरे पास, तो इसका मेरे को सोर्स देना पड़ेगा, इसका मेरे को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा एओ को। और फिर से अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अनसेटिस्फैक्टरी लगा एओ को या फिर मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया तो ये सारा इनकम डीम इनकम बोल के ट्रीट किया जाएगा और इसके ऊपर मेरे को 60% टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद लिखो
फोर्थ लिखो इन्वेस्टमेंट etc. not fully disclosed अंडर सेक्शन 69B। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट रहा जो फुल्ली डिस्क्लोज नहीं है, अब जब रिटर्न फाइल करते हैं ना तब पूरी डिटेल उनके पास पूरा कच्चा चिट्टा आ जाता है कि किसमें कितने शेयर उन्होंने ये पर्सन ने परचेस करके रखे, कितने म्यूचुअल फंड है, कितने बॉन्ड से कितने शेयर्स परचेस किए, कितने शेयर्स सेल किए, क्योंकि सेबी पूरा रेगुलेट करता है। तो अपन जब इनकम टैक्स का लॉगिन करते हैं किसी क्लाइंट का या फिर किसी भी पर्सन का, तो उसमें सारी डिटेल आ जाती, सारी की सारी डिटेल, कितना एफडी से इंटरेस्ट आया, कितना सेविंग बैंक से इंटरेस्ट आया, ये तक होता है। पहले इतना ट्रांसपेरेंसी नहीं होता था, पर अब तीन चार सालों से ये ट्रांसपेरेंसी इतनी बढ़ गई है कि पूरा इन्वेस्टमेंट, पूरा कच्ची चिट्ठा एओ के पास ऑलरेडी होता है। वो बस इंतजार करता है कि तू पैसे टैक्स पे कर रहा है या फिर इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है तू, तो मैं बस चेक करूंगा तूने कुछ गलत तो नहीं भरा। भाई तूने 1% भी गलत कर दिया, तू गया, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है ऑलरेडी। मेरे को तेरे सब पता है रे, मेरे को तेरा सब पता है, बस मैं इंतजार कर रहा हूं कि तू सच बताएगा। अगर तूने झूठ बोला तो काला कौवा काट खाएगा, सच बोल, समझ में आएगा। तो उनके पास सारी डिटेल होती है ऑलरेडी, तो बस वो अपना इंतजार करते हैं कि अपन सही से बताए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट अपन ने फुल्ली डिस्क्लोज नहीं की हुई। मेरे 10 करोड़ की एफडी, मैंने 2 करोड़ की एफडी दिखाई है मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो भाई तेरे को पूरी एफडी दिखानी पड़ेगी। तो एओ इसको डीम इनकम मान लेगा, और मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा अगर मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया इसका, तो ये डीम इनकम माना जाएगा। उसके बाद में अब ये देखो यहाँ पे क्या है, फुल्ली डिस्क्लोज। अब यहाँ पे नीचे ही लिख लो इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज मोर देन रिकॉर्डेड अमाउंट। अब ये इन्वेस्टमेंट में खाली फिर से इन्वेस्टमेंट मतलब एफडी वगैरह नहीं आएगा, इसमें इन्वेस्टमेंट में आएगा बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल, ये सारा इसमें कवर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट में, ये सारा भी इसमें इन्वेस्टमेंट में कवर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट लिखो, फिफ्थ, एक्सप्लेन एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 69C। अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, मैं गया हर महीना में दुबई जा रहा हूँ, हर साल मैं यूके जा रहा हूँ, हर साल मैं लंदन जा रहा हूँ, हर साल मैं पेरिस जा रहा हूँ, हर साल मैं न्यूजीलैंड जा रहा हूँ, हर साल मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। जो भी वर्ल्ड कप के मैच हो रहे हैं उसकी मैं फाइनल की टिकट ऑलरेडी परचेस कर रहा हूँ। आईपीएल के सारे मैच देखने जा रहा मैं। मेरे बच्चों के सारे बर्थडे मैंने बहुत जोरों शोरों से मैंने ताज के होटल में सेलिब्रेट की, 5 स्टार 7 स्टार होटल में मैंने सारे बर्थडे सेलिब्रेट की। मेरी सारी एनिवर्सरीज को मैंने बीवी को मैंने बहुत सारे गिफ्ट दिए। हर साल मैं एप्पल के नए नए फोन लेता। अब इतना एक्सपेंडिचर हो रहा है तो एओ पूछेगा भाई तूने इतने पैसे कहां से लाए, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन मेरे को एओ को देना पड़ेगा। अगर मैं एक्सप्लेनेशन गलत दिया, एओ सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा मेरे एक्सप्लेनेशन से, या फिर मैंने एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया, तो ये मेरा डीम इनकम माना जाएगा और इसके ऊपर मेरे को 60% टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? और लास्ट लिखो अमाउंट borrowed or repaid on
अंडर सेक्शन 69D। अब एक हुंडी होता था, हुंडी मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता था, इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा इंस्ट्रूमेंट होता था, पहले होता था, अब नहीं होता ये हुंडी वगैरह। तो उस पर लिखे हुआ रहता था मैं ये डेट को इतने इतने पैसे वापस कर दूंगा, किसी से उधार लिए होंगे कैश में तो ये इतने इतने अमाउंट में फिर से वापस कर दूंगा। तो ये जो अमाउंट है, ये जो बोरो किए, ये जो रिपेड किए पैसे, इसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे पाया, इसका एक्सप्लेनेशन मैं ठीक से नहीं दे पाया एओ को, और एओ मेरे एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फैक्टरी नहीं था, या फिर मैं एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे पाया। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट बोरो की और रिपेड, दोनों भी जो भी अमाउंट बोरो की है और रिपेड, वो मेरा डीम इनकम माना जाएगा और इसके ऊपर मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा 60%। चलो समझ में आया क्या? चलो यहाँ पे अब मस्त पैकी एक एरो बना, और अब यहाँ पे लिखो क्या लिखना है अपने को। एसएससी अपना सेटिस्फैक्टरी नहीं है, अपना एक्सप्लेनेशन एसएससी के लिए, एओ के लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं है। आज बहुत ही इधर उधर हो रहा है, बात तो नहीं है भाई, होता है कभी कभी जिंदगी में फिर से इधर उधर हो गया। एसएससी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन और इन ओपिनियन ऑफ एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर, एक्सप्लेनेशन इज unsatisfactory. Treated as deemed income, डीम इनकम ट्रीट तो कर लिया, पर अब यहां पे नो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, मतलब डायरेक्ट फ्लैट 60% टैक्स पे करना पड़ेगा आपने को। नो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, नो सेट ऑफ एनी लॉस, नो एनी एक्सपेंडिचर allowed, no any expenditure allowed। तो कोई भी प्रकार का एक्सपेंडिचर ये इनकम ट्रीट होने के बाद कोई भी प्रकार का एक्सपेंडिचर इससे माइनस नहीं होगा, या फिर कोई लॉस इससे सेट ऑफ नहीं होगा, या फिर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ये भी इससे कवर नहीं होगी। तो ये जितना भी अमाउंट है डायरेक्टली अपने को 60% इस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, फ्लैट टैक्स आ जाएगा इसके ऊपर। कोई भी इसमें बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ना सेट ऑफ, ना एक्सपेंडिचर। यहां पे अब लिखो टैक्स रेट अंडर सेक्शन 115 BBE, 115 BBE, BA आ जाएगा यहाँ पे टैक्स 60%। अब मैंने वहां पे लिखा था टैक्स 60%, अब मैंने सरचार्ज और HEC की वहां पे बात नहीं की थी। पन मराठी में बोलते हैं, पर 115 BBE क्या बोलता है, टैक्स 60% लगाने के बाद उसके ऊपर सरचार्ज आ जाएगा 25%। अरे भाई वहां पे बात नहीं होती, अरे लगाया है मैंने 115 BBE बोलता है तो सरचार्ज भी लगाना पड़ेगा 25% से, और HEC भी लगाने पड़ेगा 4% से। तो कोई भी अनएक्सप्लेन इनकम रहा
अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम रहा तो उसके ऊपर सीधा सीधा इफेक्टिव टैक्स रेट कितना आ जाएगा, बोलो रे 78%। कितना आ जाएगा 78%। कितना आ जाएगा 78%। 115 BBE बोलता है टैक्स रेट 60%, सरचार्ज 25% और HEC तुमको लगाना पड़ेगा 4%। तो अपने को इफेक्टिव टैक्स रेट 78% गवर्नमेंट को पेड करना पड़ेगा। कौन सी इनकम पे, अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम, अनएक्सप्लेन सोर्स ऑफ इनकम। आपको जो भी बोलना है, जो भी आपको अच्छा लगा बोलने का वो बोल दीजिए, पर आपको ये याद में रखना है कि कोई भी अनएक्सप्लेन अमाउंट जो क्रेडिटेड हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट को, लोन्स एंड बोरिंग और शेयर कैपिटल जो आपको एग्जांपल दिया था मैंने ब्लैक का, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट मनी में बुलियन ज्वेलरी वैल्यूएबल आर्टिकल भी आएगा। इन्वेस्टमेंट कम अमाउंट की रिकॉर्ड की हुई होगी बुक में तो उसको भी डीम इनकम माना जाएगा। उसके बाद में एक्सपेंडिचर किए हुआ रहा, एक्सिस एक्सपेंडिचर किए हुआ रहा तो भी अपने को डीम इनकम माना जाएगा। या फिर कोई भी बोरोड या रिपेड अमाउंट रहा हुंडी के अंदर, हुंडी बिल ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता था एक बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे, तो उसके ऊपर कोई भी अमाउंट बोरो की या कोई भी अमाउंट रिपेड की हो तो उसके ऊपर जो भी एक्सप्लेनेशन दिया वो एओ को सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा या फिर एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे पाया असेसी, तो उसके ऊपर टैक्स रेट आ जाएगा 60%, सरचार्ज आ जाएगा 25% और HEC आ जाएगा 4% और इफेक्टिव टैक्स रेट आ जाएगा 78%। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? चलो लिख लो, फटाफट लिख लो। किसका रहेगा तो फटाफट लिख लो। चलो ये हो गया अपना। अब लास्ट कंसेप्ट बचा है अपना ये चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का बेसिक वाला, एग्रीकल्चर इनकम। लास्ट कंसेप्ट है, डिफाइन है पूरा सेक्शन नंबर 21A के अंदर, 21A के अंदर पूरा एग्रीकल्चर इनकम का अपना कंसेप्ट है। अच्छा कंसेप्ट है, मस्त मस्त क्वेश्चन इसके भी। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने स्टार्टिंग के 1 या 2 लेक्चर किए थे उसमें मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन की पावर बताई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर लिखी हुई होनी कहीं तो कि इनकम टैक्स गवर्नमेंट ने कलेक्ट करना चाहिए। तो लिस्ट नंबर 1 देखा था अपन ने जिसमें एंट्री नंबर 82 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिलती है कि वो इनकम टैक्स जो भी इनकम होंगी उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट कर सकता है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स कौन कलेक्ट कर सकता है? फिर अपन ने गए थे स्टेट लिस्ट में जो थी अपनी लिस्ट नंबर 2, उसके अंदर एंट्री नंबर 46 में लिखा गया था कि स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स कलेक्ट कर सकती है, उनके ऊपर टैक्स जो भरना है उसके लिए लॉ भी बना सकती है। तो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स कलेक्ट करने की पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। टैक्स कलेक्ट करने की पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। पर एक दुखद बात बताता हूं आपको, कि एग्रीकल्चर इनकम अंडर सेक्शन 10 में, एग्रीकल्चर इनकम अंडर सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट इनकम माना जाता है। एग्रीकल्चर इनकम मतलब अपन टोटल इनकम कैलकुलेट करते समय जो 5 हेड कंसीडर करते हैं उसमें क्या अपना एग्जम्प्ट इनकम कंसीडर होता है क्या? नहीं। जो अपन ग्रॉस टोटल इनकम लेते हैं उसमें क्या अपना एग्जम्प्ट इनकम कंसीडर होता है क्या? आंसर इज नो। उसके बाद में अपन टोटल इनकम लेते हैं, लास्ट में डिडक्शन 80C to 80U के डिडक्शन माइनस करने के बाद अपन टोटल इनकम लेते हैं, उसमें क्या अपना एग्रीकल्चर इनकम कंसीडर होगा क्या? आंसर इज नो। वहां पे एग्जम्प्ट इनकम कंसीडर नहीं होगा, वहां पे एग्रीकल्चर इनकम अपने को कंसीडर नहीं करना है। वहां पे नॉर्मल इनकम या स्पेशल इनकम ही अपन कंसीडर करते हैं टोटल इनकम निकालते समय। वहां पे एग्जम्प्ट इनकम वहां पे नहीं लेते। अरे भाई नाम ही इसका एग्जम्प्ट इनकम है, एग्जम्प्ट, तो इसको इनकम ही ट्रीट नहीं करने का, अपने को उसको एग्जाम कर देने का पूरे के पूरा। समझ में आया क्या? चलो एग्रीकल्चर इनकम लिखा है सेक्शन नंबर 21A के अंदर। अब लिखो मेरे साथ, मेरे देश के जवानों और उनकी बहनों, मतलब मेरी भी बहनों, चलो लिखो एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट जो था अपना लिस्ट नंबर 2। ये आपको याद नहीं आ रहा होगा तो प्लीज
पेज पलट के एक बार देख लीजिए, या फिर आपने लेक्चर ही नहीं किया होगा तो प्लीज एक बार वो लेक्चर एक बार रेफर कर लीजिए। ये पावर टू स्टेट गवर्नमेंट टू मेक law on tax on agri income। तो एंट्री नंबर 46 पावर देता है स्टेट लिस्ट में कि स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सकता है एग्रीकल्चर इनकम पर एक दुखद बात क्या है अपनी, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जाम्ड। इसके ऊपर एक इनडायरेक्टली तरीके से टैक्स कलेक्ट करता है गवर्नमेंट। अपन देखते हैं कैसे टैक्स कैलकुलेशन होता है इसका अंडर सेक्शन 10। तो अंडर सेक्शन 10 के अंदर एग्रीकल्चर इनकम अपना एग्जाम्प्ट एग्री इनकम अपना एग्जाम्प्ट है। चलो अब एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट है, पर एग्रीकल्चर इनकम होता क्या ये तो बता दे। चलो तो लिखो एग्रीकल्चर इनकम में अराइज फर्स्ट लिखो it may be rent or revenue derived from land situated in India and used for agri पर्पज। तो एग्री इनकम में फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, रेंट और रेवेन्यू। कोई भी प्रकार का रेंट, कोई भी प्रकार का रेवेन्यू जो अपन इंडिया में जो लैंड सिचुएटेड है उसके ऊपर का रेंट और कोई भी प्रकार का रेवेन्यू जो लैंड यूज की जा रही है फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज, और वो लैंड अपने भारत में, अपने इंडिया में, अपने हिंदुस्तान में, अपने देश की जमीन पर होनी चाहिए वो लैंड। उसके ऊपर जो भी रेंट और रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है कोई भी पर्सन, तो वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। अब सेकंड लिखो, नहीं एक सेकंड लिखने से पहले यहां पे नोट लिखो। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे क्या लिखा है, यूज फॉर एग्री पर्पज, एग्रीकल्चर पर्पज है, शॉर्ट में लिखा है यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। मैंने कोई मूवी को, मेरा लैंड जो मेरी खेती है, मैंने शूटिंग के पर्पज से लिया। शाहरुख खान काजोल को बुला रहा है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, या फिर दंगल मूवी का शूटिंग चल रहा है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, या फिर सलमान के सुल्तान का खून में तेरी मिट्टी में तेरा खून। ये मूवी में जो खेती दिखाई गई है, तो ये खेती किसी की होगी, ये खेती पे फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने कुछ तो रेंट दिया होगा। वो पूरा उन्होंने ग्राउंड बनाया है कुश्ती के लिए, वो पूरा खेती होता है। अगर आपने देखी होंगी मूवी, सलमान खान ऐसे प्रैक्टिस करता वहां पे, वो अगर मूवी देखे होंगी आपने, या फिर दंगल में भी वो प्रैक्टिस करते, पूरा अखाड़ा बनाते कुश्ती के लिए। तो वो जो खेती है वो कहीं से रेंट पे लिए होंगे उन्होंने, तो वो जो रेंट
कोई पर्सन को मिल रहा है, क्या वो एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर होगा क्या? तो आंसर इज नो। यहाँ पे क्या लिखा है? यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज, मतलब खाली एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होना ये जमीन। एग्रीकल्चर पर्पज मतलब पेड़ उगाना, उसके टमाटर बटाटे जो भी रहे, कुछ भी खेती, फ्रूट्स, वेजिटेबल जो भी, ये एग्रीकल्चर पर्पज में आता है। अब फिल्म अपना एग्रीकल्चर पर्पज नहीं है, फिल्म कोई एग्रीकल्चर पर्पज थोड़ी, तो वो एग्रीकल्चर पर्पज में नहीं आता है। तो उसके ऊपर जो भी रेंट एसएससी को मिला होगा, जो भी पर्सन को मिला होगा, वो एग्री इनकम नहीं रहेगा, वो आईएफओएस में, अदर सोर्सेज में उसको टैक्सेबल किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखो एग्रीकल्चर पर्पज नॉट मूवी, नॉट इंक्लूड मूवी लिखो, नॉट इंक्लूड मूवी। जैसे लिखना है लिखो, है मतलब आपके वर्ड में लिखना होगा तो, और लिखो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखा है? लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, मेरी दुबई में कोई जमीन है और उसके ऊपर मेरे को एग्री इनकम मिल रहा है, तो क्या वो टैक्सेबल होगा? हाँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एग्रीकल्चर इनकम उसको ही कंसिडर कर रहा है जो जमीन अपने देश में, अपने भारत में, अपने इंडिया में, उसे ही अपने को एग्रीकल्चर इनकम, मतलब एग्रीकल्चर इनकम जो भी वो जमीन से इनकम हो रही है अपनी को, उसे ही अपने को एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर करना पड़ेगा। अगर कोई मेरी जमीन ऑस्ट्रेलिया में इतनी खेती होती है, बहुत खेती होती है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में अगर मेरी कोई जमीन रही और मेरे को उधर से कोई भी इनकम आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से, तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। वो एग्जाम्प्ट इनकम नहीं है, वो एग्री इनकम नहीं है। तो लिखो फॉरेन एग्री लैंड, फॉरेन एग्री लैंड इनकम फ्रॉम सच लैंड टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम है, उसको अपने को एग्जाम्प्ट नहीं समझना है, उसको अपने को एग्जाम्प्ट नहीं समझना है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट लिखो, इट में बी इनकम derived from such land by ए लिखो एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है? अब यहाँ पे क्या लिखा था अपन ने? रेंट और रेवेन्यू एग्री पर्पज के लिए यूज हो रही, तो यहाँ पे लिखा है बाद में इनकम डिराइव फ्रॉम लैंड बाय एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है? एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है? तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो बेसिक ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन प्लस सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन only when taken in conjunction with and continuation of basic operation। अब एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है? तो बेसिक ऑपरेशन, बेसिक मतलब जो भी अपन जो बीज आती है सॉइल में, उसको जो भी बोलते हैं यार, अब मेरे को इतना ज्ञान नहीं है एग्रीकल्चर का, तो वो उसको सब वहाँ पे पूरा नांगर नहीं होती है, मराठी में बोलो तो उसकी नांगर नहीं होती है पहले, और फिर एक एक बीज उसमें
जो भी होता है यार वो बोया जाता है जो भी बोलते हैं उसको। तो फिर वो होने के बाद ये बेसिक ऑपरेशन हो गया। अब बेसिक ऑपरेशन होने के बाद समझो उसमें से टमाटर आए तो टमाटर ऊपर आ जाएंगे तो ऊपर से बेच देंगे, पत्ता गोभी आएंगी पत्ता गोभी ऊपर से आएंगे जाएंगे वो बेच देंगे। उसके बाद में जो भी वेजिटेबल या कोई फ्रूट रहा तो वो भी ऊपर आएगा और वो बेच देंगे। तो ये बेसिक ऑपरेशन हुआ कि पौधा लगाया वो बड़ा हो गया, उसमें से कोई भी फ्रूट आया और वो बेच दिया। पर सब्सिक्वेंट ऑपरेशन ओनली when taken in conjunction with and continuation of the basic operation। ये क्या होता है? तो मैंने अब पोटैटो की खेती कर रहा है, पोटैटो की खेती कर रहा है मैं। अब ये जो है स्वीट पोटैटो या फिर जो भी अपने नॉर्मल चिप्स रहते वेपर्स रहते वो पोटैटो ले लो, तो वो जमीन के अंदर आते तो ये जमीन से निकाल के डायरेक्ट बेच के लिए दिए तो इसको सारी मिट्टी लगे हुई होंगी, इसमें कितने जर्म्स होंगे अलग अलग प्रकार की जमीन में। इसके ऊपर जो खेती में कीटकनाशक बोलते हैं उसको मराठी में जो होते हैं वो स्प्रे किया जाता है हर एक खेती में ताकि उसको कोई कीड़े ना लगे छोटे छोटे, वो पूरे सेफ रहे। तो ये पौधे के लिए जो भी पोटैटो वो साफ करना पड़ेगा, वो पूरा अपने को धो के निकालना पड़ेगा भी कि डायरेक्ट वो बेच नहीं सकते, उसमें पूरी मिट्टी लगी हुई होंगी। तो ये सब्सिक्वेंट ऑपरेशन हो गया, ये पोटैटो को साफ करना, ये बटाटर को साफ करना, ये जो ये सब्सिक्वेंट ऑपरेशन हो गया। तो ये कंजंक्शन विथ और कंटिन्यूएशन विथ द बेसिक ऑपरेशन है, क्योंकि ये जरूरी है, पोटैटो पूरा साफ होके ही मार्केट में जाएगा, उसको नहीं तो मिट्टी लग जाएंगे। जो स्वीट पोटैटो हो गए तो स्वीट पोटैटो देखे होंगे आपने, वो इतने अच्छे से क्लीन नहीं करते हो स्वीट पोटैटो को, उसके ऊपर मिट्टी लगी हुई रहती है। जो रेगुलर पोटैटो वो साफ हो जाते हैं, पर जो स्वीट पोटैटो होते हैं वो इतने जान लगाते ही नहीं वो पोटैटो बेचने के लिए। कभी तो आते हैं बोले, कभी तो फास्ट रखते हैं लोग तो उसमें बेचने के लिए उसमें मिट्टी लगी हुई रहती है। तो ये सब्सिक्वेंट ऑपरेशन होता है। अब सब्सिक्वेंट ऑपरेशन दो प्रकार के होते हैं, ये सब्सिक्वेंट ऑपरेशन नॉर्मल वाला हो गया, और इसके बाद भी अगर पोटैटो चिप्स अपन वेपर्स बेच रहे या बनाने की खेती अपनी, और केले के अपन वेपर्स बेच रहे, केले के चिप्स बेच रहे अपन, तो उसके ऊपर ये केले अगर झाड़ से तोड़ के डायरेक्ट बेच दिए तो वो बेसिक ऑपरेशन हो गया। अब उसके ऊपर कुछ गंदा लगा होगा या फिर उसको साफ करने रहे तो ये सब्सिक्वेंट ऑपरेशन हो गया। पर ये पोटैटो के चिप्स करके बेच रहे अपन, ये सब्सिक्वेंट का भी सब्सिक्वेंट हो गया। मतलब ये कंटिन्यूएशन और कंजंक्शन विद द बेसिक ऑपरेशन नहीं है अपना, कंटिन्यूएशन और कंजंक्शन ये ऑप्शनल है अपना, ऑप्शनल हो गया ये ऑपरेशन करना। ये प्रोसेस जो चिप्स बनाना ये ऑप्शनल हो गया प्रोसेस, तो ये इसमें नहीं आएगा। उसके बाद में लिखो क्या थे अपन, इट में बी इनकम डिराइव फ्रॉम लैंड बाय एग्रीकल्चर इनकम। अब एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर समझ में आ गया कि कौन से आते हैं उसमें। अब सेकंड लिखो, प्रोसेस ordinary employed to render the produce fit to be taken to market। तो प्रोसेस ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड टू रेंडर, मतलब जो भी प्रोसेस होती है जो सेलेबल कंडीशन को, जो मैंने अभी पोटैटो का एग्जांपल लिया अपना, वही इसमें आता है कि प्रोसेस ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन इन मार्केट। तो आप पोटैटो को अपने को पूरा साफ करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस भी अपना, इस प्रोसेस से जो भी अगर इनकम हो रही होंगी कुछ, तो ये भी अपना एग्रीकल्चर इनकम अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। और अपन लास्ट लिखो इधर, सेल ऑफ एग्री प्रोड्यूस इन मार्केट। कोई भी प्रकार का प्रोड्यूस अपन ने मार्केट में सेल कर दिया तो ये ऑब्वियसली यार एग्रीकल्चर इनकम होगा अपना। तो सेल ऑफ एग्री प्रोड्यूस इन द मार्केट, तो ये अपना एग्री इनकम माना जाएगा।
अब ये जो है, अब यहाँ पे लगे तो लिख लो प्रोसेस फॉर सेलेबल कंडीशन, प्रोसेस फॉर सेलेबल कंडीशन। और यहाँ पे सेल ऑफ एग्री प्रोड्यूस इन द मार्केट, अपन ये फिर से एक बार पढ़ेंगे, सेल ऑफ एग्री प्रोड्यूस इन द मार्केट। अब यही इसमें का मेन पॉइंट बाकी है। उसके बाद में थर्ड लिखो यहाँ पे, अब इनकम में बी derived from any farm building, any farm building required for एग्रीकल्चर ऑपरेशन। कोई भी प्रकार का फार्म हाउस, कोई भी प्रकार की बिल्डिंग जो अपनी खेती में है, वो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में यूज की जा रही है। मतलब ये लिख लो, एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल लिख लो यहाँ पे, बिल्डिंग फॉर वेयर हाउस, वेयर हाउस लिख लो ऑफ एग्री प्रोड्यूस, एग्री प्रोड्यूस रेंटेड टू एम्प्लॉइज। और ये कौन से एम्प्लॉइज, जो वर्कर अपने खेती में होते, लेबर जो होते, उनके लिए अपन ने अगर वो रेंट पे दिया है और वो लेबर अपने खेती में काम कर रही है, या फिर इक्विपमेंट एंड स्टोरेज पर्पज। तो ये किसी भी प्रकार के लिए, ये अपनी खेती में की जो बिल्डिंग, ये फार्म हाउस है, अपन ने ये रेंट पे दिया हो, या फिर इससे कोई भी इनकम जनरेट हो रही होंगी, तो इसको एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट किया जाएगा, इसको एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट किया जाएगा। एग्जाम्पल लिख लेते एक बार, एग्जाम्पल ऑफ एग्री इनकम, इनकम फ्रॉम, फर्स्ट लिखो सैपलिंग्स और सीडलिंग्स ग्रोन इन नर्सरी। नर्सरी में जो भी सैपलिंग सीडलिंग होते, वो बेच के कोई भी इनकम अगर जनरेट होंगी, तो इसको भी एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट किया जाएगा, इसको भी एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि इसमें भी सारी प्रोसेस होती, जो बेसिक ऑपरेशन की सारी प्रोसेस इसमें भी होती है। अगर फिर भी वो नर्सरी में है पर प्रोसेस सारी होती है, तो इसको भी एग्री इनकम अपन ट्रीट करने वाले हैं। कोई एग्जाम्पल रहा, अगर कोई क्वेश्चन आया कि नर्सरी की इनकम, कोई भी नर्सरी में इनकम जनरेट हो रही होंगी, तो उसका एग्री इनकम माना जाएगा, तो आंसर है यस, एग्री इनकम उसे कंसिडर किया जाएगा। के बाद में लिखो ग्रोन ऑफ फ्लावर्स एंड क्रीपर्स। तो फ्लावर्स एंड क्रीपर को बढ़ा के अगर कोई इनकम हो रही होगी, तो उसको भी अपन ट्रीट कर लेंगे एग्री इनकम, एग्री इनकम ट्रीट करेंगे उसे। के बाद में लिखो
रेंट फ्रॉम लैंड यूज फॉर raising of cattle required for agriculture एक्सेट्रा। कोई भी प्रकार का रेंट आ रहा है लैंड से और वो लैंड गाय भैंस भेड़ बकरियों को चरने के लिए अपन दे रहे हैं, तो उसके ऊपर भी जो इनकम आ रहा है तो उसको एग्री इनकम ट्रीट किया जाएगा। तो नर्सरी वाले क्या रखो, नर्सरी में जो भी इनकम होता है, नर्सरी में पेड़ पौधे से जो भी इनकम होता है वो बेच के तो उसको एग्री इनकम कंसिडर किया जाएगा। और जो अपना लैंड होता है तो वो गाय भैंस बकरियों को जो भी चरने के लिए दे रहे होंगे और उसके ऊपर अगर कोई रेंट आता है तो वो भी अपने को एग्री इनकम बोल के ट्रीट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, अब ये हो गया थोड़ा बोरिंग वाला पार्ट कि क्या क्या होता है। अब थोड़ा आते हैं इंटरेस्टिंग वाला पार्ट में। अब बात करते हैं अपन सेल ऑफ एग्री प्रोड्यूस इन मार्केट, सेल ऑफ एग्री प्रोड्यूस इन द मार्केट, सेल ऑफ एग्री प्रोड्यूस इन द मार्केट। अब मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे हेडिंग लिखो मस्त, सेल ऑफ एग्री प्रोड्यूस इन मार्केट। अगर मैंने फूल उगाए, अगर मैंने फूल उगाए, मैंने गुलाब का फूल, चंपा, चमेली, गेंदा फूल उगाया मैंने और ये फूल डायरेक्ट बेच दिए मार्केट में, ये फूल है मैंने डायरेक्टली मार्केट में बेच दिए, तो इसको एग्री इनकम ट्रीट करेंगे अपन, हाँ या ना बोलो? एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट करेंगे क्योंकि डायरेक्टली अपन मार्केट में बेच रहे ये पूरा फूल या कोई पोटैटो या फिर कोई केला, कोई भी फ्रूट वेजिटेबल मैं डायरेक्टली सेल कर रहा हूँ मार्केट में, तो क्या इसे अपन एग्री इनकम ट्रीट करेंगे क्या? द आंसर इज यस, इसे अपन एग्री इनकम ट्रीट करेंगे। पर मैं क्या ये जो गेंदा फूल है, ये जो गुलाब, चंपा, चमेली, कमल, जो भी सारे फूल है, इसको मैं मतलब चूर चूर के इसकी अगरबत्ती बना रहा हूँ, इसकी मैं अगरबत्ती बना रहा हूँ, ये पूरी सेंटेड अगरबत्ती मैं मार्केट में बेच रहा हूँ, तो क्या इसमें मेरा एग्रीकल्चर इनकम दिख रहा है? नहीं भाई, एग्रीकल्चर इनकम कैसे आएगा? साइकिल अगरबत्ती जो मार्केट में बेच रही है उसकी अगरबत्तियां, तो ये क्या इनका एग्री इनकम हो गया? ये क्या कोई एग्री प्रोड्यूस हो गया? अगरबत्तियां डायरेक्ट झाड़ पे उगती या कोई पेड़ में उगती है, ऐसे तोड़ तोड़ के अपने एग्रीकल्चर इनकम बना लेंगे? नहीं, अगरबत्ती बनाने के लिए प्रोसेस लगता है पूरा, केले के चिप्स बनाने के लिए प्रोसेस लगता है पूरा, ये कोई बेसिक और सब्सिक्वेंट इन कंजंक्शन टू बेसिक ऑपरेशन नहीं लगेगा इसको। या फिर पोटैटो वेपर्स बना के मैं मार्केट में बेच रहा हूं, इसके लिए अलग प्रोसेस लगेगा, इसके लिए अलग प्रोसेस लगेगा। तो ये बस मेरा एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, इसको अपन बस एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि इसमें पूरा पैकेजिंग लगेगा, मार्केटिंग लगेगा, इसकी प्राइस लगेगी, इसका पूरा प्रोसेस लगेगा, इसके लिए मशीनरी अलग लगेंगी। अपने को ये एग्रीकल्चर इनकम अपन कैसे कंसीडर कर सकते हैं? पर जो मैंने पोटैटो डायरेक्टली मार्केट में बेच दिए, जो मैंने फूल डायरेक्टली मार्केट में बेच दिए, जो मैंने वेजिटेबल, जो मेरे फ्रूट्स डायरेक्टली इसको मार्केट में बेच दिया, क्या इसको अपन एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट करेंगे? तो आंसर इज यस। अगर डायरेक्टली मार्केट में बेच दिया तो इसको अपन एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट करेंगे। पर जो मैंने प्रोसेस किया, जो अगरबत्ती बनाई, जो मैंने पोटैटो चिप्स बनाए, जो मैंने केले के चिप्स बनाए, जो वेपर्स बनाए, ये मैंने मार्केट में बेचा, तो इसमें दो इनकम अराइज होंगी। एक मैंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूज किया तो इसका एग्री इनकम भी ट्रीट किया जाएगा। पर ये जो एग्री इनकम है, ये जो एग्री इनकम है, इसको अपन नोशनल मानेंगे, ये हुआ नहीं है अपना, इसके कुछ पैसे नहीं आए अपने को, पर ये नोशनल इनकम माना जाएगा, नोशनल एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। और जो अपना पीजीबीपी होगा, मतलब जो भी अपन वेपर्स बेच रहे हैं, जो भी अगरबत्ती बेच रहे हैं, तो इससे जो इनकम होगा ये अपना पीजीबीपी इनकम माना जाएगा, ये अपना पीजीबीपी इनकम माना जाएगा। और मैं कोई अब मैं रिटेलर हूं, मैं बालाजी की चिप्स
बेचता हूँ, या हमारे यहाँ बालाजी चलता है, या फिर आपके यहाँ कोई अच्छा लोकल ब्रांड चलता, लोकल नहीं बालाजी तो, पर कोई भी ब्रांड चल रहे होंगे, लेस के चीज अगर कोई बेच रहे होंगे, तो मैं रिटेलर हूँ, तो मैं किसी से तो भी प्रोडक्ट लूंगा, ये वेपर्स लूंगा और फिर मार्केट में बेचूंगा। या फिर मैं होलसेलर हूँ, होलसेल मतलब मैं प्रोड्यूस तो करता हूँ, मैं खुद का प्रोडक्शन है मेरा, खुद का वेपर्स का प्रोडक्शन, खुद का अगरबत्ती का प्रोडक्शन। पर ये अगरबत्ती का प्रोडक्शन करने के लिए ना, ये जो फूल है, ये गुलाब, चंपा, चमेली, मोगरा, जो भी फूल है, ये मैं किसी एग्रीकल्चरिस्ट है, जो शेतकरी है, जो खेती करते हैं, उनसे मैं पूरा परचेस करता हूँ, उनसे मैं पूरा परचेस करता हूँ। तो ये उनसे मैं परचेस कर रहा हूं, मैं खुद प्रोडक्शन कर रहा हूं और बाद में अगरबत्ती मार्केट में बेच रहा, तो ये क्या मेरा एग्रीकल्चर इनकम हो गया? नहीं भाई, तू धंधा कर रहा है, तू बिजनेस कर रहा है, इसका अगरबत्ती तेरा बिजनेस है, तू मार्केट से फूल परचेस कर रहा है और उसका अगरबत्ती बना के बेच रहा है, उसको सेंटर अगरबत्ती में कन्वर्ट करके उसको बेच रहा है, ये तेरा पीजीबीपी इनकम हो जाएगा। तो इसमें आप देखो, सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में तीन आएंगे। एक तो डायरेक्टली अपन एग्रीकल्चर इनकम डायरेक्टली अपन मार्केट में बेच रहे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अपन, सॉरी इनकम, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अपन डायरेक्टली मार्केट में बेच रहे थे, उसको अपन एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट करेंगे। अगर मैं, मेरा ही एग्रीकल्चर है, फार्म जो है वो मेरा ही है, पर मैं वो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस हुआ है उसके ऊपर फर्दर कुछ प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, उसके उसके बाद उसका एक अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो इसमें दो इनकम अराइज होंगी। एक तो एग्रीकल्चर इनकम भी अराइज होंगी, एक पीजीबीपी इनकम भी अराइज होगी। पर जो एग्रीकल्चर इनकम है ये अपना नेशनल एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और पीजीबीपी अपना पीजीबीपी कंसिडर हो जाएगा। और थर्ड टाइम, अगर मैं कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट से परचेस कर रहा हूँ, इसके ऊपर प्रोडक्शन कर रहा हूँ और मार्केट में फिर से बेच रहा हूँ मेरा फाइनल प्रोडक्ट, तो ये अपना पीजीबीपी इनकम कंसिडर किया जाएगा, इसमें कोई भी अपना एग्री इनकम कंसिडर नहीं होगा। समझ में आया कि? तो लिखो, मार्जिन में गया तो भी चलेगा। यहाँ पे सेल इन रॉ फॉर्म, सेल इन रॉ फॉर्म लिखो, अब डायरेक्ट बेच रहे अपन मार्केट में। यहाँ पे बेसिक ऑपरेशन प्लस सब्सिक्वेंट ऑपरेशन इन कंजंक्शन विद द बेसिक, विथ बेसिक, यही कंसीडर किया जाएगा और अपन मार्केट में डायरेक्टली से बेच रहे। तो यहाँ पे अपन इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक तो सेल के बाद कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन अपन माइनस करेंगे, ये आ जाएगा अपना एग्री इनकम, ये आ जाएगा अपना एग्री इनकम, ये अपन कंसिडर करेंगे एग्री इनकम। के बाद में लिखो एग्री प्रोड्यूस, एग्री प्रोड्यूस सेल आफ्टर ऑप्शनल प्रोसेस, सेल आफ्टर ऑप्शनल प्रोसेस। एक लास्ट वाले लिख लो पहले, इसके लिए कम जगह लगेगी अपने को। लास्ट वाले में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस परचेस फ्रॉम मार्केट, purchase from market and sell after processing, sell after processing, यहाँ पे लिखो ब्रैकेट में सब्सिक्वेंट
प्रोसेस नॉट कंजंक्शन टू बेसिक, नॉट कंजंक्शन टू बेसिक। तो अपना आ जाएगा पूरा पीजीबीपी। अब सेल्स परचेस और प्रोडक्शन कॉस्ट। ये जो भी अमाउंट आएगा इसको अपन पीजीबीपी कंसिडर करेंगे। के बाद में अब यहाँ पे अपने आएंगे दो, एक तो आएगा एग्री, आएगा एग्री इनकम, और एक आएगा पीजीपीपी। एग्री इनकम में क्या आएगा, अब अपने को यहाँ पे अगर ये एग्री प्रोड्यूस अपन ने जो प्रोड्यूस किया है वो अपन डायरेक्ट मार्केट में बेच देते, तो इससे अपने को कितना प्रॉफिट होता, फेयर मार्केट वैल्यू कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन अपन बोलेंगे एग्री इनकम। ये अपनी नॉशनल एग्री इनकम है, अपन नॉशनल एग्री इनकम। यहाँ पे ये इनकम अपने को सच में डिराइव नहीं है, जो अपनी पीजीबीपी जो सच में अपनी डिराइव हुई। पीजीबीपी में लिखो, अब पीपी ब्लैक पेन से लिखना, मतलब कंफ्यूज नहीं होगा। सेल, अब ये फाइनल वाला सेल है अपना, ये जो प्रोड्यूस किया है पोटैटो चिप्स, अगरबत्ती, ये जो फाइनल है वो अपना सेल है। उसमें से एफएमवी अपना यहाँ से लेस होगा। अगर अपन मार्केट से सच में वो प्रोडक्शन यूज करने की, जो प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं वो अपन सच में मार्केट से परचेस करते हैं, तो कितना एफएमवी होता। तो जनरली देखा जाए तो यही अपना एफएमवी यहाँ पे होगा, यही एफएमवी अपना यहाँ पे हो। और उसके बाद में आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर प्रोसेसिंग लिखो, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग लिखो, प्रोडक्शन लिखो, प्रोसेसिंग लिखो, जो लिखना है लिखो, पर लिखो। यहाँ पे आ जाएगा अपना पीजीबीपी आ जाएगा, यहाँ पे अपना ये पीजीबीपी आ जाएगा। इसमें अपने दो पार्ट है, इसमें अपने दो पार्ट है, और इसमें अपने तीन पार्ट है। में अपने तीन पार्ट है, लिख लो, कोई लिख रहा होगा तो समझा। एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अपन डायरेक्ट रॉ में मार्केट में बेच रहे, एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑप्शनल है, प्रोसेस करके अपन मार्केट में बेच रहे। अगरबत्ती बना रहे फूलों से, यहाँ पे डायरेक्ट फूल बेच रहे, या फिर फूल से अगरबत्ती बना के बेच रहे। और यहाँ में जो फूल से अगरबत्ती बना के बेच रहे हैं अपन, वो फूल अपन ने बाहर से परचेस किए हैं। तो यहाँ पे तीन केस आ जाएंगी, तो अपना पीजीबीपी चला जाएगा, इसका यहाँ पे एग्री में कोई संबंध नहीं आएगा। और ये जो अपना ही ज़्यादा काम आएगा अपने, ये जो अपना ज़्यादा काम आएगा अपने को पूरा कैलकुलेशन करते समय, समझा ये। अब बात करते हैं, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, ये तो अपनी जो जनरल केस है इसके लिए हो गया, पर जो अच्छे खासे बिजनेस है जैसे टी, रबर और कॉफी,
इनके लिए गवर्नमेंट ने ना पूरा एक पर्टिकुलर बता दिया कि आपको इतना एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट करना पड़ेगा और इतना इतना आपको पीजीबीपी इनकम ट्रीट करना पड़ेगा, इतना एग्रीकल्चर इनकम और इतना पीजीबीपी अपने को ट्रीट करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं आप। लो हेडिंग लो, रूल्स फॉर टी कॉफी रबर। टी कॉफी एंड रबर के लिए रूल, एक्टिविटी, रूल एक्टिविटी, पीजीबीपी, एग्री इनकम, पीजीबीपी और एग्री इनकम। यहाँ पे आएगा अपना, फर्स्ट लिखो रूल नंबर 8, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। अपने को ये जो परसेंटेज बता रहा हूं मैं, ये जो परसेंटेज है आपको याद रखने हैं, आपको याद रखने हैं, आपको याद रखने हैं। तो टी का परसेंटेज कितना है अपना, कितना है टी का, टी अपन मैन्युफैक्चरिंग और ग्रो कर रहे होंगे तो टी का परसेंटेज है अपना एग्री इनकम जो ज्यादा रहा, जो ज्यादा रहा अपना 60% में आप 60 ज्यादा, 60-40 में 60 ज्यादा, तो अपना जो ज्यादा रहा, जो ज्यादा परसेंटेज रहा वो अपने को एग्री इनकम के लिए कंसिडर करना है और बाकी का परसेंटेज अपने को पीजीबीपी के लिए कंसिडर करना है। तो टी का प्रोडक्शन हो रहा है अपना, टी का ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो टी 60-40, टी 60-40, टी 60-40, टी 60-40, टी का 60% एग्री इनकम के लिए जाएगा और 40% अपना जाएगा पीजीबीपी के लिए। तो टी 60-40, टी 60-40, टी 60-40। उसके बाद लिखो 7B रूल नंबर, पेन से लिखना 7B, इसमें आता है अपना कॉफी, कॉफी कलर लेने का, गया कॉफी कलर, कलर कहाँ मिलेगा, ऐसी होती है ना कॉफी, डार्क कॉफी, लो कॉफी, ग्रो एंड कर्ड आएगा 75% और आएगा 25%। के बाद लिखो ग्रो कर्ड रोस्टेड ग्राउंडेड, इसको आएगा परसेंटेज 60%, 40%। अब देखो टी का अपन ने याद रख लिया, टी का 60-40, टी 60-40, टी 60-40, 60 अपना एग्रीकल्चर, 40 अपना पीजीबीपी। अब कॉफी में कैसे याद रखें क्या होगा, तो देखो अगर ज्यादा प्रोसेसिंग हुई, ज्यादा प्रोसेसिंग हुई, ज्यादा प्रोसेसिंग हुई, तो ज्यादा प्रोसेसिंग होने के बाद अपने को पीजीबीपी में ज्यादा देना पड़ेगा। अगर कम प्रोसेसिंग की, मतलब कोई पोटैटो है और कम प्रोसेसिंग करके मैं डायरेक्ट बेच दिया, तो ऐसा माना जाएगा कि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के आसपास है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के आसपास है। अगर मैं कॉफी सिर्फ ग्रोन एंड कर्ड कर रहा हूं, खाली ये दो प्रोसेस कर रहा कॉफी के ऊपर, तो ऐसा अपन अज्यूम कर सकते हैं कि जो कॉफी उस पर ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं हुआ है, तो एग्रीकल्चर इनकम की तरफ उसका ज्यादा वेट है, एग्रीकल्चर इनकम के उसका ज्यादा वेट है। तो बस दो प्रोसेस हुए कॉफी के ऊपर, बस दो प्रोसेस हुए कॉफी के ऊपर, तो एग्री इनकम को अपने को ज्यादा वाला वेट देना है, मतलब 75% अपने को एग्री इनकम कंसिडर करना पड़ेगा और 25% अपने को पीजीबीपी कंसिडर करना पड़ेगा। पर अब कॉफी के ऊपर दो से ज्यादा ग्रोन, कर, रोस्टेड, ग्राउंडेड, ये सारे प्रोसेस हो रहे, तो अपन इधर अपने को बेचना, कॉफी अच्छी क्वालिटी की बेचना, ये अपना मेन पर्पस हो गया है, क्योंकि इसमें सारे प्रोसेस हो रहे।
तो यहाँ पे अपने को पीजीबीपी में 40% जाएगा और बचे हुआ 60% एग्री इनकम में जाएगा। तो 60-40 अपना टी में भी आएगा, पर 60-40 कॉफी में भी आएगा। तो 60-40 कॉफी में आएगा तो उसमें 4 प्रोसेस हो जाएंगे, 4 प्रोसेस हो जाएंगे, ग्रोन, कर्ड, रोस्टेड और ग्राउंडेड। ये 4 प्रोसेस रही तो ही एग्री इनकम में 60% लेना है कॉफी का और 40% पीजीबीपी। पर 2 ही प्रोसेस हुए तो अपना एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर ज्यादा फोकस है। 2 ही प्रोसेस हुए मतलब एग्रीकल्चर इनकम के अपना ज्यादा फोकस है। तो अपन 75% उसको एग्री इनकम मानेंगे और 25% अपना पीजीबीपी इनकम मानेंगे। तो अपने को ऐसे याद रखना है। उसके बाद में लास्ट लिखो अपना 7A, इसमें लिखो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। रबर मतलब यहाँ पे टेक्स बोलते हैं उसको, रबर को। तो कोई भी वर्ड रहा आपको याद रखना पड़ेगा, लेटेक्स मतलब ही रबर। तो रबर के केस में 65% अपने को एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर करना पड़ेगा और 35% अपने को एग्रीकल्चर इनकम पीजीबीपी इनकम अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। चलो याद करने की कोशिश करते हैं। अगर टी है, टी में 60-40 तो टी 60 एग्रीकल्चर इनकम, 40 अपना पीजीबीपी। टी तो एकदम इजी है, टी 60-40 राइम बन जा रहा अपना। उसके बाद में कॉफी में अगर 2 ही प्रोसेस हो रही है, ग्रोन और कर्ड, तो अपना एग्रीकल्चर इनकम ज्यादा होना चाहिए। तो 75% अपना एग्रीकल्चर और 25% अपना पीजीबीपी। पर कॉफी अपना ग्रोइंग, कर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड हो रहा है तो ज्यादा प्रोसेस हो रहा है, मतलब पीजीबीपी अपन ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे पीजीबीपी अपना आ जाएगा 40% और अपना बचे हुआ 60% आ जाएगा एग्री इनकम के लिए। और रबर अपने को ऐसे ही याद रखना पड़ेगा 65-35। रबर अपने को ऐसे ही याद करना पड़ेगा 65-35। तो ये हो गए अपने को चारों, ये अपने को याद करने हैं। अब अपन बात करते हैं तो कहा थे अपन, थोड़ा जीएसटी का अर्जेंट काम आ गया था तो मेरे को जाना पड़ा था, क्लाइंट का फोन आ गया था। तो अपन थे रूल्स ऑफ, क्या हो गया ये, चला कट हो गया क्या, टी एक्टिविटी। चलो एक बार देख लेते। तो सेल अपन ने पढ़ा था, सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो उसमें जो रॉ बेच दिया डायरेक्ट वो, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और बाद में अगर कोई बाहर से अपन ने रॉ मटेरियल परचेस किया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और उसके ऊपर प्रोसेसिंग किया तो उसको पीजीबीपी कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद में टी कॉफी रबर के अपन ने परसेंटेज देखे थे जो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड करके रखे कि अपन ये परसेंटेज को एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट करेंगे और बाकी परसेंटेज को अपन पीजीबीपी इनकम ट्रीट करेंगे। तो टी के लिए 60-40 टी अपन एग्रीकल्चर इनकम और 60 अपना एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और 40% अपना पीजीबीपी माना जाएगा। उसके बाद में तो कॉफी में 2 ही प्रोसेस हुए तो अपना ज्यादा फोकस किसके ऊपर है, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर। तो 75% अपना एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा और 25% अपना पीजीपीपी हो जाएगा। उसके बाद में कॉफी, ग्रोन, कर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड रहा तो अपना ज्यादा फोकस किस पे, ज्यादा प्रोसेसिंग करके पीजीबीपी के तरफ ज्यादा फोकस है। तो अपना 25 था तो अब 40 हो जाएगा पीजीबीपी में, पर यहाँ पे अपना एग्रीकल्चर इनकम 60% हो जाएगा। उसके बाद में रबर अपने को याद रखने का 65-35%, 65 एग्रीकल्चर, 35% अपना पीजीबीपी। ये हो गया अपना बाइफर्केशन। जो एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर रहा तो क्या क्या करने का, मतलब एग्रीकल्चर रहा तो उसमें पीजीबीपी कितना कंसिडर करने का, क्योंकि अब दिक्कत क्या आ रही थी, ये 3 ही केस में नोटिफाइड करके रखा है गवर्नमेंट ने। तो दिक्कत क्या आ रही थी कि कितना गवर्नमेंट ने 65-45, 65-35, 60-40 ये कौन से बेसिस पे किया, ये गवर्नमेंट को खुद को पता नहीं था कि ये कौन से बेसिस पे अपन बाइफर्केशन कर रहे हैं, कौन से बेसिस पे अपन उनका पूरा डिवाइड कर दे रही है टोटल इनकम उनका। तो ये बेसिस गवर्नमेंट को खुद को पता नहीं था। तो बस ये 3 ही केस में गवर्नमेंट ने नोटिफाइड करके रखा है कि ये 3 ही केस में आप ऐसे बाइफर्केशन करो अपने टोटल इनकम का एग्री और पीजीबीपी में, और बाकी सब अपने को ये केस में सॉल्व करने का है। बाकी सब केस में अपने को ये मेथड लगाने हैं 3 ही। उसके बाद अपन बात करते हैं, अब ये हो गया अपना परसेंटेज का। अब
पे करना है गवर्नमेंट को, टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, तो ये मैंने क्या बोला था कि ये टोटल इनकम में से एग्जाम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम टोटल इनकम में से एग्जाम्प्ट है। पर जब टैक्स पेड करते हैं अपन, जब टैक्स पेड करते हैं अपन, तो ये जो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स है ना, ये गवर्नमेंट थोड़ा ज्यादा कलेक्ट करता है। जो अपना नॉर्मल इनकम है ना, नॉर्मल इनकम से थोड़ा ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो जाता है जब एग्रीकल्चर इनकम रहा। जब एग्रीकल्चर इनकम रहा तो थोड़ा टैक्स ज्यादा कलेक्ट हो जाता है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर इनकम में भी टैक्स कलेक्ट कर सकती है, पर एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट है। एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट है, पर एक इनडायरेक्ट तरीके से अपन टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। जो अब अपन पढ़ने वाले हैं पार्शियल इंटीग्रेशन है, पार्शियल इंटीग्रेशन इन केस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। तो हेडिंग डी दीजिए, अभी हेडिंग दे दो, पार्शियल इंटीग्रेशन इन केस ऑफ एग्री इनकम, इन केस ऑफ एग्री इनकम। तो पार्शियल इंटीग्रेशन इन केस ऑफ एग्री इनकम, तो इसमें ये कौन से 80C को एप्लीकेबल होता है। 80C लिखो, जिनके केस में, अब 80C अपने को कैसे याद रखने के पार्शियल इंटीग्रेशन के, जिनके केस में अपना 2.5 लाख और 3 लाख का स्लैब लग रहा था, जिनके केस में अपना 2.5 लाख का और 3 लाख का स्लैब लग रहा था, जिनके केस में अपना 2.5 लाख का और 3 लाख का, 2.5 लाख हमने पुराने स्कीम में और न्यू स्कीम में अपना 3 लाख का स्लैब लग रहा था। तो ये कौन से 80C के लिए लग रहा था, तो उसमें था इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP। ये केस में अपना 2.5 लाख और 3 लाख का स्लैब लग रहा था। तो यही 80C को पार्शियल इंटीग्रेशन अपने को अप्लाई करना है। जब भी एग्रीकल्चर इनकम रहा तो अपने को देखना पड़ेगा ये 80C के अंदर ही उसको, मतलब ये 80C रहा तो ही उसको पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम का प्रोसेस लगा के उसका टैक्स कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। अब पार्शियल इंटीग्रेशन अपन कब लगाएंगे, पार्शियल इंटीग्रेशन अपन कब लगाएंगे, तो एग्री इनकम अगर 5,000 से ज्यादा, एग्री इनकम अगर 5,000 से ज्यादा एंड नॉन एग्री इनकम अपना बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। तो इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अपना ओल्ड स्कीम में लाएगा 2.5 लाख और न्यू स्कीम में आएगा 3 लाख। पर इंडिविजुअल अबाउ द एज ऑफ 60 के लिए ओल्ड स्कीम में 3 लाख और अबाउ 80 रहा तो ओल्ड स्कीम में 5 लाख का अपने को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट चेक करना पड़ेगा। और ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड एग्रीकल्चर इनकम दोनों ही सेटिस्फाई हो गए। नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, 5,000 से ज्यादा है। और 80C इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP है तो अपने को पार्शियल इंटीग्रेशन से पूरा टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पार्शियल इंटीग्रेशन से पूरा टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एरो बना लो, अब एरो। अब पार्शियल इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एक बार मैं नीचे ले लेता हूं, थोड़ी सी जगह लगेगी मेरे को ज्यादा। तो पार्शियल इंटीग्रेशन करने का तरीका लिखो यहाँ पे, चलो ऊपर भी लिखा हूँ आपने, कोई दिक्कत नहीं, नीचे बस अपना कंप्यूटेशन लिख लो, कंप्यूटेशन हो, चलो ऊपर ही ले लो, ले लिया ऊपर, ये लो ऊपर, हम लिखो नीचे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब पार्शियल इंटीग्रेशन में अपने को टैक्स लायबिलिटी निकालने का, अब अपने को करने पड़ेंगे 2 हिस्से, इसके 2 हिस्से में। फर्स्ट हिस्से में क्या लिखना पड़ेगा अपने को, नॉन एग्री इनकम प्लस अपना एग्री इनकम, प्लस करना पड़ेगा अपना एग्री इनकम
इसके ऊपर अपने को टैक्स निकालना पड़ेगा, इसके ऊपर टैक्स निकालना पड़ेगा। अब ये जो टैक्स है अपने को रिबेट सरचार्ज एचईसी नहीं लगाना है इस पे, ये जो टैक्स है इधर यहाँ पे लिख लो, नो रिबेट सरचार्ज एचईसी, इस पे नो रिबेट सरचार्ज और एचईसी कुछ भी नहीं लगाना है इसको, और ये आ जाएगा आपका टैक्स लायबिलिटी। अब डिफॉल्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हो कौन सा सेक्शन लगाने का है, कौन सा इससे टैक्स कैलकुलेट करना है, तो अपने को बेसिक एग्जाम्पशन लेने 3 लाख का लेना पड़ेगा, 115 BAC के हिसाब से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये हो गया अपना इधर का पार्ट। अब अपना सेकंड पार्ट करना पड़ेगा अपने को एग्री इनकम प्लस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अपने को एज पर द केस लेना पड़ेगा, इंडिविजुअल है, HUF, AOP, BOI, IGP। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है या 3 लाख, हाँ 2.5 लाख। इधर ओल्ड स्कीम में भी 3 लाख आ जाएगा, यह आ जाएगा टोटल इसका। अब इसके ऊपर ना पड़ेगा टैक्स इधर फिर से नो रिबेट सरचार्ज HEC, इधर कोई भी रिबेट सरचार्ज HEC एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ये दोनों टैक्स आने के बाद इनका करना पड़ेगा शादी। अब शादी यहाँ पे ऐसे अपने को दोनों टैक्स मिला नहीं देने की, यहाँ पे शादी थोड़ी डिफरेंट तरीके से होगी, यहाँ पे शादी थोड़ी डिफरेंट तरीके से होगी। तो यहाँ पे लिखो, समझो ये है A, ये अपना A, ये अपना B, ना B। तो यहाँ पे आएगा टैक्स लायबिलिटी A माइनस बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप क्या क्या लगाने का है, रिबेट लगाने का है, रिबेट लगा दो, सरचार्ज लगाना है, सरचार्ज लगा दो, यहाँ जाएगा A माइनस बी अपना, यहाँ जाएगा सरचार्ज रिबेट, और इसके ऊपर आपको लगाना है HEC लगाना है 4%। ये आ जाएगा आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी। ये आ जाएगा अपना नेट टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो अपने को कंप्यूटेशन एग्रीकल्चर इनकम रहा तो कंप्यूटेशन कैसे करना है, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी प्लस एग्रीकल्चर एक्टिविटी का जो इनकम है उसको अपने को टैक्स निकालना है। उसके बाद में एग्रीकल्चर एक्टिविटी प्लस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एज पर द एसएससी एंड एज पर द सेक्शन, अगर 115 BAC या फिर ओल्ड स्कीम में, उसके ऊपर टैक्स निकालने का है। दोनों के टैक्स अपने को विदाउट सरचार्ज रिबेट HEC लेना है। उसके बाद A माइनस बी करने का है, जो भी आएगा वो अपनी आएंगी टैक्स लायबिलिटी। उसके बाद में अपने को सरचार्ज रिबेट लगाने का और उसके ऊपर HEC ऐड करके लगा देने का, ये आ जाएगा अपना टैक्स लायबिलिटी। ये आ जाएगा अपना टैक्स लायबिलिटी। समझ में आया क्या? ये आ जाएगा अपना टैक्स लायबिलिटी। चलो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। तो देखो एग्जाम्पल, आज लेक्चर पूरा चैप्टर खत्म करके लेक्चर खत्म होगा। 2 घंटे लगभग 3 घंटे होगा आज। एग्जाम्पल लिखो, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो, पीजीबीपी अपना 12,50,000। के बाद में एग्री इनकम है अपना 4 लाख, और अपने को ये सॉल्व करने का है 115 BAC से सॉल्व करने का है, 115 BAC से सॉल्व करने का है, 115 BAC से। चाहे तो आप पॉज कर लो वीडियो और खुद सॉल्व करो, मैं चालू कर देता अपना आंसर सॉल्व करना, या फिर साथ साथ भी कर रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पर बिना देखे कोशिश करो। तो अपने को अब यहाँ पे देखो, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है अपना नॉन एग्रीकल्चर इनकम। हाँ, पीजीबीपी 12,50,000 है, तो मतलब बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है। एग्री इनकम अपना
5,000 से ज्यादा है हाँ, तो 4 लाख अपना बेसिक एक्झामिनेशन लिमिट है. असे जे आपण यही कंसिडर कर रहे हैं एओपी बीओआई एजीपी इंडिविजुअल एचएफ में कौन से भी केस में लो, पर अपन इंडिविजुअल कंसिडर कर रहे हैं अभी अपना 115 बीएससी का इंडिविजुअल अपना. अब अपने को इधर पार्शियल इंटीग्रेशन का कंप्यूटेशन करना पड़ेगा. टैक्स अपने को पार्शियल इंटीग्रेशन के हिसाब से निकालना पड़ेगा. तो फर्स्ट अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को यहाँ पे लेना पड़ेगा पीजीबीपी 12,50,000 और एग्री इनकम 4 लाख, ये आ जाएगा 16,50. इसके ऊपर टैक्स निकालना पड़ेगा. और इधर के साइड अपने को लेना पड़ेगा एग्री इनकम अपना 4 लाख. और न्यू टैक्स रिजीम में अपना बेसिक एग्जेम्पशन में कितना आ जाएगा 3 लाख. बेसिक एग्जेम्पशन रेट 3 लाख, यह आ जाएगा 7 लाख. 7 लाख में टैक्स कैलकुलेट कर लेते. ये थोड़ा सा इधर लेता मैं, टैक्स कैलकुलेट करना है अपने को. तो यहाँ पे आ जाएगा टैक्स अपना, यहाँ पे आ जाएगा टैक्स. तो अप टू 6 लाख, 6 लाख तक टैक्स कितना आएगा, 6 लाख तक 3 से 6 लाख तक 5%, मतलब 15,000 टैक्स आ जाएगा इधर अप टू 6 लाख. उसके बाद में बचा हुआ 1 लाख, 1 लाख पे 5% 10% टैक्स लगेगा. इधर 10% टैक्स लगेगा, 25,000 आ जाएंगे यहाँ पे. 25,000 आने के बाद इधर अपने को टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर से अप टू 15 लाख. 15 लाख का शॉर्टकट कितना था अपना 1.5 लाख, 1.5 लाख था. यहाँ पे टैक्स लिखो, यहाँ पे टैक्स आएगा 1.5 लाख के बाद में अप टू आ गया. ये तो ये अब 1.5 लाख बचे हुए जो है उसके ऊपर 30% से टैक्स आ जाएगा डायरेक्ट. 30% से टैक्स आने के बाद ये आ जाएगा 1.5 लाख पे 30% इंटू 30% 70 45 आ जाएगा. 45 ये आ जाएगा टोटल 195. ये 195 आ गया टोटल. यहाँ पे रिबेट सरचार्ज एचईसी का अपन ने इफेक्ट नहीं दिया, एचईसी का इफेक्ट नहीं दिया, कुछ भी इफेक्ट नहीं दिया. अब अपने को दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा. ये अपना ए है, ये अपना बी है. यहाँ पे ए माइनस बी लेना पड़ेगा अपने को. ए माइनस बी किया तो ये कितना आ जाएगा 170 आ जाएगा. ये 170 आने के बाद अब यहाँ पे रिबेट आएगा क्या, नहीं. सरचार्ज आएगा क्या, नहीं. एचईसी लिखना पड़ेगा डायरेक्ट. एचईसी लिखना पड़ेगा अपने को 170 इंटू 4% 400 लेस इक्वल टू 17. ये आ गया हमारा आंसर. समझा क्या पार्शियल इंटीग्रेशन कैसे लगाना है. पीजीबीपी मतलब नॉन एग्रीकल्चर इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम, उसके ऊपर का टैक्स. एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, उसके ऊपर का टैक्स. जो इधर का पोर्शन है उधर उसमें से इधर का पोर्शन का माइनस कर देने का टैक्स, अपना नेट टैक्स आ जाएगा. उसके ऊपर अपने को लगाना पड़ेगा सरचार्ज रिबेट एज पर द केस में भी जो रहा तो. और उसके बाद अपने को एचईसी 4% ऐड कर देना पड़ेगा और हो जाएगा अपना नेट टैक्स लायबिलिटी. नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा अपना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. एग्जाम्पल लिखो. पीजीपीपी जीबीपी लिखो, वही सेम ऊपर होगा. उसके बाद में एग्री इनकम, एग्री लिखो 4 लाख सेम ऊपर वाला. अब यहाँ पे लिखो एसटीसीजी 111 ए लिखो 3 लाख. एसटीसीजी लिखो 3 लाख और एलटीसीजी 112 ए ये लिखो 5 लाख. एलटीसीजी 112 ए लिखो 5 लाख. चलो अभी मजे आएगा ना. वीडियो ऊपर तो मैंने बताया नहीं कैसा करने का है स्पेशल इनकम का. चलो करो सर, पॉज करो वीडियो, सॉल्व करो, ट्राई करो. गलत तो गलत, कहाँ टाइम लगने वाला है रफ में सॉल्व करने से. करो सॉल्व. चलो मैं करता हूँ सॉल्व. करे सॉल्व तो ये अपना आ जाएगा पीजीबीपी
प्लस एग्री 16,50,000। टैक्स ऊपर से ही देख लेता मैं, टैक्स कितना आया था 195। 115 BAC से ही सॉल्व करना है, 115 BAC से ही सॉल्व करने का है, 115 BAC से तो ये आ जाएगा। उसके बाद में अपने को यहाँ पे करना पड़ेगा एक एग्री इनकम 4 लाख के बाद था अपना बेसिक एग्जामिशन लिमिट था अपना 3 लाख, क्या आ गया 7 लाख। उसके ऊपर का टैक्स अपन ने कितना निकाला था 25,000 25,000 टैक्स निकाल लिया था। चलो ये ऊपर से ही ले लिया। उसके बाद अब अपने को निकालना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A अपना 3 लाख। इसके ऊपर टैक्स आएगा 3 लाख पे 15% आ जाएगा डायरेक्ट इंटू स्पेशल रेट से जाएगा वो 45,000। और LTCG अपना LTCG कितना है 5 लाख। 112A है 1 लाख तक एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बचे हुए 4 लाख पे आ जाएगा 10% मतलब 40,000। आ जाएगा 95,000 आ गए। अब मुझे बताओ A माइनस बी करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे ले लो A, यहाँ पे ले लो B, यहाँ पे ले लो C। अब क्या करना पड़ेगा बोलो 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 बोलो। स्पेशल इनकम हमेशा स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होगा, स्पेशल इनकम हमेशा स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होता है। तो B माइनस सी करके कुछ भी मतलब है क्या, यहाँ पे अपन स्पेशल रेट से एग्री और बेसिक एग्जामिशन लिमिट माइनस कर सकते, क्या कोई लॉजिक रहेगा क्या इस बात का? नहीं, क्योंकि अपना एक स्पेशल इनकम स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होना चाहिए, स्पेशल इनकम अपना स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होना चाहिए। यहाँ पे अपन जो टैक्स निकाल रहे हैं बेसिक एग्जामिशन लिमिट और एग्री इनकम का टैक्स माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, तो अपन इन शॉर्ट टैक्स किसका निकाल रहे हैं, नॉन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर अपन टैक्स निकाल रहे हैं, नॉन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर अपन टैक्स निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेशल इनकम जो है, स्पेशल इनकम अपना नॉर्मल इनकम माना जाए, नॉर्मल इनकम होता है क्या? नहीं, वो अपना नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, पर नॉर्मल इनकम है क्या? नहीं, नॉर्मल इनकम नहीं। तो यहाँ पे B माइनस सी करके कोई भी मतलब नहीं है, यहाँ पे B माइनस सी करके कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पे। तो अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, A माइनस सी, ये हो गया नॉर्मल प्लस अपना सॉरी A माइनस सी प्लस बी, A माइनस सी प्लस बी, तो ये आ जाएगा अपना कितना आ जाएगा 170 आ गया था ऊपर प्लस 95 क्या आएगा 265। सॉरी 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 यहाँ पे टोटल 85 है, तो ये 95 प्लस 85 प्लस सॉरी 195 माइनस 25,000 प्लस 85, ये आ जाएगा 255 आ जाएंगे यहाँ पे। समझ में आएगा लॉजिक? उसके बाद में रिबेट आएगा क्या, यहाँ पे रिबेट आएगा नहीं, सरचार्ज नहीं, HEC ऐड कर दो फिर डायरेक्ट, HEC 4% इंटू 4% प्लस इक्वल टू यह आ जाएगा अपना 265,200, आ जाएगा अपना टैक्स, आ जाएगा अपना टैक्स। समझ में आया क्या? ये अपना स्पेशल इनकम पे अपने को कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करने का है, तो नॉर्मल इनकम में से अपने को यहाँ से निकाल देंगे एग्रीकल्चर इनकम, और बेसिक वाला जो टैक्स है वो अपना नॉर्मल इनकम में से अपने को कम कर देने का है। समझ में आया क्या? नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, पीजीबीपी
एग्री इनकम, एग्री इनकम लिखो 4 लाख, एग्री इनकम लिखो 4 लाख। अब यहाँ पे अपने को एक बार सॉल्व करना है। एसएससी एच यू एफ रहा और उन्होंने ओल्ड स्कीम एच यू एफ है और ओल्ड स्कीम में उन्होंने ऑप्ट किया है। ओल्ड स्कीम में उनको टैक्स पे करना है। तो ऐसे सॉल्व करना है आप क्वेश्चन। चलो करो, वीडियो पॉज करो और एक बार सॉल्व करो। यहाँ पे भी पार्शियल इंटीग्रेशन आ जाएगा अपना, इंडिविजुअल एच यू एफ है तो अपन करते हैं फिर से अब सॉल्व। पीजीबीपी अपना आ जाएगा। उसके बाद में एग्री इनकम 4 लाख ये आ जाएगा 8,50,000 अप टू यहाँ पे 5 लाख आएगा। 5 लाख ओल्ड स्कीम में कैलकुलेट करना है अपने को। 5 लाख टैक्स आ जाएगा 12,500 ओल्ड स्कीम में, बचे हुआ 3,50,000 टैक्स एट द रेट 20% से आएगा। 20% ओल्ड टैक्स स्कीम 20% 350 इंटू 20% ये आ जाएगा 70,000। आ गया 70,000। ये आ जाएगा 82,500। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा एग्री इनकम, टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को। एग्री इनकम आ जाएगा अपना 4 लाख। उसके बाद में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख। ओल्ड स्कीम में कैलकुलेशन करना है अपने को। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना आएगा 2.5 लाख। ये आ जाएगा 650 अप टू 5 लाख। अप टू 5 लाख टैक्स कितना आएगा 12,500। बचा कितना 1.5 लाख। 1.5 लाख टैक्स कितना आएगा 20%। टैक्स कितना आएगा 20% 30,000। यह आ जाएगा 42,500। अब अपने को ए माइनस बी करना है। ए माइनस बी करना है तो लो 82,500 माइनस 42,500 तो आ जाएगा ये 40,000। 40,000 ना, 82,500 माइनस 42 बराबर है 40,000 आ जाएगा। 40,000 टैक्स आ जाएगा। अब मुझे बताओ टोटल इनकम अपना, चलो यहाँ पे रिबेट आ जाएगा। टोटल इनकम कम है अपना, टोटल इनकम कम है अपना। अरे मेरे भाई, मैंने रिबेट बताते हुए रिबेट का कंसेप्ट पढ़ते वक्त क्या बोला था आपको? रिबेट में टोटल इनकम अपना नॉर्मल प्लस स्पेशल, उसमें एग्जाम्प्ट इनकम की बात हुई थी क्या अपनी? नहीं। तो नॉर्मल प्लस स्पेशल इनकम अपना 5 लाख से कम होना, और टैक्स रिजिम में आपने को कैलकुलेट करना है। तो 5 लाख से कम होना, 5 लाख से कम तो अपना एग्जाम्प्ट इनकम छोड़ देने का है अपने को। अपना नॉर्मल प्लस स्पेशल इनकम मतलब नॉर्मल इनकम अपना पीजीबी 5 लाख से कम है। पीजीबी अपना 5 लाख से तो कम है, तो यहाँ पे लिखो रिबेट। रिबेट आएगा, रिबेट कितना आएगा? रिबेट ओल्ड स्कीम में अपना कितना था? सॉरी 12,500 आता था। 12,500 आता था ओल्ड स्कीम में टैक्स अमाउंट, और 12,500 विच एवर इज लोअर। अगर ऐसा लिखा होगा आपने तो यहाँ पे मारने का कट, यहाँ पे मारने का कट और लिखने का मैं एसएससी ठीक से पढ़ूंगा। कौन है भैया एसएससी? यहाँ पे क्या बोला मैंने? एसएससी एचयूएफ है। एचयूएफ को रिबेट मिलता क्या? अरे भाई नहीं मिलता भाई,
रिबेट में फर्स्ट लाइन लिखी है मैंने, एसएससी इंडिविजुअल रेसिडेंट होना, तो एचएफ को अपने को रिबेट अप्लाई करना पड़ेगा क्या? नहीं, रिबेट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, रिबेट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, रिबेट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो अपने को टैक्स आ जाएगा 40,000 और उसके बाद में डायरेक्ट एचईसी ऐड करना पड़ेगा 4%, जो आएगा 1600 रुपए आ जाएगा अपना रिबेट, और ये आ जाएगा अपना 41,600 बराबर है। 1600 आ जाएगा, 40,000 4% प्लस 41,600 आ जाएगा अपना टैक्स लायबिलिटी। समझ में आए? समझ में आया होगा तो लाइक कर दो भाई वीडियो, ऐसे से भी ध्यान से पढ़ा करो भाई। अब यही क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है, यही क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है 115 BAC के हिसाब से। इसमें अपना एसईसी है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल है अपना एसईसी। तो चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पे, फिर से सेम आ जाएगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता मैं, ए का टैक्स आ जाएगा अपना, सेम आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे ओल्ड स्कीम है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो कर लेते कैलकुलेट, कोई दिक्कत नहीं। पीजीवीपी अपना कितना है? 4.5 है ना? हाँ, पीजीवीपी 4.5 है। एग्री इनकम है अपना 4 लाख, एग्री इनकम है 4 लाख, अप टू 5 लाख, उप्स न्यू स्कीम है, अप टू 6 लाख। 6 लाख तक टैक्स कितना आएगा? 15,000, 3 से 6 के बीच में, तो 5%, 3 लाख पे 5%, 15,000 आ जाएगा टैक्स। उसके बाद में जो ढाई बचा है उसके ऊपर 10% टैक्स आ जाएगा, 10% टैक्स आ जाएगा यहाँ पे टैक्स। 10% टैक्स आने के बाद ये आ जाएगा 40,000, आ जाएगा 40,000। उसके बाद में यहाँ लिखना पड़ेगा अपने को एग्री इनकम नहीं 4 लाख, बेसिक एग्जेम्पशन में न्यू स्कीम में 3 लाख इंडिविजुअल के लिए, यह आ जाएगा 7 लाख, अप टू 6 लाख टैक्स कितना आएगा? 15,000, बचा हुआ 1 लाख, 1 लाख पे टैक्स आ जाएगा 10%, 10,000, यह आ जाएगा 25,000। 25,000 टैक्स आने के बाद इन दोनों का अपना पड़ेगा शादी, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 40 माइनस 25, 15,000 आ जाएंगे यहाँ पे। मेरे को बताओ रिबेट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? मिलेगा। अपना टोटल इनकम, इसमें एग्जाम्प्ट इनकम लेने का है अपने को नहीं, अपना नॉर्मल इनकम प्लस स्पेशल इनकम लेने का है अपने को। नॉर्मल इनकम प्लस स्पेशल इनकम, नॉर्मल इनकम अपना 4,50,000, न्यू स्कीम में 7 लाख के अंदर है अपना, तो रिबेट कितना मिलेगा? रिबेट कितना मिलेगा? न्यू स्कीम में अपना पूरा आ जाएंगे, इसमें आप रिबेट का टैक्स अमाउंट और 25 फीचर लोअर का रिबेट मिलता था, तो ये 15 पूरा रिबेट का आ जाएगा। रिबेट आ गया, यहाँ पे आ जाएगा टैक्स लायबिलिटी नील, टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा अपना नील। समझ में आया क्या? आखिरी 2-3 क्वेश्चन बाकी है, आपका बेसिक वाला पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा विद क्वेश्चंस विद कंसेप्ट के साथ। चलो देखो और एक एग्जांपल लिखो। मिस्टर बी grown
शुगर केन प्रोड्यूस करता है बंदा 30% ऑफ प्रोड्यूस sold at rupees 10 lakh and cost of cultivation 5 लाख। 30% उसने टोटल में से 30% 10 लाख रुपए में सोल्ड कर दिया और उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आ गया 5 लाख रुपए। बचे हुआ 70% ऑफ प्रोड्यूस जिसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है 14 लाख रुपीज एंड फेयर मार्केट वैल्यू है is 22 lakh, is 22 lakh। एडिशनल प्रोसेस किया जिसका कॉस्ट था 1.5 लाख रुपए। ये प्रोसेस क्यों किया? फॉर शुगर केन, शुगर डैडी शुगर मम्मी कौन बोल रहा है? शुगर केन बोल रहा मैं, क्यों शुगर डैडी शुगर मम्मी याद कर रहा है? कुछ भी याद करते यार तुम भी। शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए उसके एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी 1.5 लाख रुपए एंड शुगर सोल्ड एट रुपीज 25 लाख में सोल्ड हो गया मार्केट में शुगर। 25 लाख में सोल्ड हो गया मार्केट में शुगर। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे? अपन ये ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। ये देखो इधर टी कॉफी रबर में आता गया, ये नहीं, तो अपने को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इसमें आना पड़ेगा। अब अपना 30% जो प्रोड्यूस है, 30% प्रोड्यूस है डायरेक्टली अपन रॉ बेच दिए, तो इसमें आ जाएगा वो 70% प्रोड्यूस अपना इसमें चला जाएगा कि इसमें अपन ने उसमें फर्दर प्रोसेसिंग किया तो इसमें आ जाएगा। मतलब एग्रीकल्चर इनकम अपना ये दोनों मिलके इधर एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगा। ये क्वेश्चन में दोनों मिलके अपना एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगा, दोनों मिलके एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगा और पीजीबी पे अपना जो बचे हुआ है वो पीजीबी पे आ जाएगा, जो बचे हुआ है वो पीजीबी पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अब कहाँ गया चलो सॉल्व करते हैं। आप सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो और सॉल्व करो, बता दिया आपको कैसे करने का है। तो देखो एग्री इनकम रफ में करना है अभी। एग्री इनकम डायरेक्टली जो सोल्ड किया है उसको लेना पड़ेगा सेल वैल्यू अपना, जो 10 लाख में बेच दिया अपन ने, 10 लाख में बेच दिया अपन ने, उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लेना पड़ेगा अपने को। जो था अपना कॉस्ट कितना था इसका 10 लाख का 5 लाख रुपीज, तो ये आ जाएगा 5 लाख आ जाएगा अपना एग्री इनकम, 5 लाख एग्री इनकम आ जाएगा। अब जो प्रोसेसिंग करके बेचा है उसमें आ जाएगा एक एग्री इनकम और एक आ जाएगा पीजीबीपी। अब ये नोशनल होगा। अब नोशनल में अपने को लेना है फेयर मार्केट वैल्यू। अगर ये मार्केट में डायरेक्ट बेचते अपन, अगर ये एग्री प्रोड्यूस अपन मार्केट में डायरेक्टली बेचते तो अपने को कितने में बेचते अपन? ये 22 लाख में, 22 लाख में अपन बेच देते मार्केट में। और उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना है? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इसका 14 लाख कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है। तो ये आ जाएगा 6 2 8 लाख आ जाएगा।
उसके बाद में यहाँ पे पूरा शुगर, पूरा प्रोसेसिंग होने के बाद शुगर कितने में बेचा अपन ने? 25 लाख में, 25 लाख में बेच दिया। अगर ये रॉ मटेरियल अपन मार्केट से ले तो कितने में जाता आपने का? 22 लाख में जाता। और कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग है अपना, कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग है 1.5 लाख। तो ये आएगा कितना आएगा? 22, 23, 23, 50, ये आएगा फिर से 1.5 लाख। तो यहाँ पे अब ये आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा अपना एग्री इनकम, जो आएगा 8 लाख और 5 लाख 13 लाख। और ये आ जाएगा अपना पीजीबीपी, बिजनेस वाला इनकम। ये आ जाएगा अपना बिजनेस वाला इनकम। समझ में आया क्या? ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन, ये आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा, मॉड्यूल में मिल जाएगा इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 2 या समथिंग यार, इलस्ट्रेशन मिल जाएगा आपको। एग्रीकल्चर का जो सेक्शन है में आपको ये इलस्ट्रेशन मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, मस्त है एकदम। कुछ गलत हुआ उसके लिख रहे होंगे, लिख लो। एग्जाम्पल और एक लिखो। एग्जाम्पल पीजीबीपी, पीजीबी, रुको रुको रुको, यहाँ पे लिखो मिस्टर सी ना आरसीसी है, जो मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रो क्या कर रहा है? रबर का। इसका कर रहा है रबर। अब ये जो रबर है, ये रबर है, ये सोल्ड कर रहा है एट 30 लाख में मार्केट में, वो सोल्ड कर 30 लाख में वो मार्केट में सोल्ड कर रहा है। और इसकी कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग है, कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग है 10 लाख, कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग है 10 लाख। और एमएफजी कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसकी 8 लाख, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसकी 8 लाख। तो इसमें भी अपने को नोशनल करना पड़ेगा। नोशनल करने के लिए कुछ डिटेल नहीं है। अरे भाई नोशनल कर रहे हैं, अगर सोच रहे होंगे तो एक थप्पड़ मार लो। कौन सा? ये प्रोडक्ट रबर, अपन ने टी कॉफी रबर के लिए पूरा अलग पड़ा था, टी कॉफी रबर के लिए पूरा अलग पड़ा था। अपन ने कहा गया रबर में अपने को 65% एग्रीकल्चर, 35% अपने को पीजीबीपी कंसिडर करना है। 65%। अरे मेरे को ये बताओ, एक लास्ट क्वेश्चन, ये अपने जो लास्ट क्वेश्चन किया, ये जो लास्ट क्वेश्चन किया, इसमें मेरे को बताओ अपन पार्शियल इंटीग्रेशन वाला जो सिस्टम है अपना कैलकुलेशन वाला, वो लगा सकते क्या? नहीं, क्योंकि अपना नॉर्मल इनकम है, अपना बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। यहाँ पे अपना नॉर्मल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। एग्रीकल्चर इनकम अपना 5,000 से ज्यादा है, पर अपन वहां पे एंड देखा था, एंड एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा और नॉर्मल इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम अपना बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होना चाहिए। नॉन एग्रीकल्चर इनकम अपना बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होना चाहिए। पीजीबी पे अपना बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है क्या? तो नहीं। तो यहाँ पे अपन टैक्स कंप्यूटेशन उसके हिसाब से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पूरा नील आ जाएगा, एग्जाम हो जाएगा और 1.5 लाख पे कुछ भी टैक्स नहीं आएगा। समझ जा क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे अपन पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगा सकते हैं। तो अब ये बात करते हैं, देखो रबर, अब यहाँ पे इनकम निकालने का है देखो रबर का, तो 30 लाख माइनस, दोनों कॉस्ट माइनस कर देते अपन, 10 लाख ये माइनस हो गया, माइनस 8 लाख माइनस हो गया ये, तो ये आ जाएगा अपना कितना आ जाएगा? 30 में से 10 गया 20, और ये आ जाएगा 8, तो ये 12 आ जाएगा, यहाँ पे 12 लाख आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला था, गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखा है कि ये जो इनकम हो रहा है रबर से,
तो आप एग्रीकल्चर इनकम कितना कंसिडर करोगे? रबर में 65% अपन एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर करेंगे और 35% अपन पीजीबीपी इनकम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे निकालो 65%, इसका कितना आ जाएगा? 65% आ जाएगा इसका इंटू 65%, 7,80,000 अपना आ जाएगा एग्री इनकम आ जाएगा। और 4,20,000 अपना पीजीबीपी इनकम आ जाएगा। पीजीबीपी 4,20,000 अपना पीजीबीपी आ जाएगा। समझा क्या? 4,20,000 अपना पीजीबीपी आ जाएगा, क्योंकि ये रबर है। रबर के केस में अपन कोई भी पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं करते, डायरेक्ट जो परसेंटेज दिया है गवर्नमेंट ने नोटिफाइड उसके हिसाब से पूरा कैलकुलेशन कर देने का, इनकम निकालने का। इनकम में से एग्रीकल्चर इनकम इतना, पीजीबीपी नॉन एग्रीकल्चर जो बिजनेस इनकम है वो इतना, और गवर्नमेंट को अपन उसके हिसाब से अब टैक्स पेड कर देंगे। यहाँ पे भी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो यहाँ पे पार्शियल इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे पीजीबीपी अपना बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे बेसिक पार्शियल इंटीग्रेशन से अपन पूरा टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर के केस में नहीं कर सकते थे क्योंकि अपना बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट्स क्रॉस नहीं हो रहा था अपना नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अब एक क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए ले लो। होमवर्क, इसका आंसर, होमवर्क का आंसर मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा। टेलीग्राम का जो चैनल है मेरा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि 2 आवर्स हो गया है कंप्लीट अपना, अब आपको जेपी गाने। तो आप ये होमवर्क में आराम से सॉल्व करो। इसका आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मतलब टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा इसका आंसर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो होमवर्क लिख लो एक बार। क्वेश्चन नहीं, मॉडल वगैरह का नहीं, ये भी आपको एक इलस्ट्रेशन मिल जाएगा मॉडल में, जो रबर वाला एग्जाम्पल है। तो ये लिख लो अपना होमवर्क का। मिस्टर ब्राउन मुंडे was engaged in growing and energy of tea. 40% of produce directly sold in market at 18 लाख में मार्केट में बेच दिया उन्होंने। इसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन था, एंड कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना था? 12 लाख। बचा हुआ जो 60% है, जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं अपन, FMV of such produce है is rupees 30 लाख and sold और ₹52 lakhs में बेच दिया। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है इसका? रुपीज 1 लाख एंड कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन
कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इसका इज 19 लाख रुपीज, 19 लाख। आपको इस पे निकालने का है। कंप्यूट एग्री एंड GVP इनकम कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी। ये आपको होमवर्क में सॉल्व करके लाना है, होमवर्क में सॉल्व करके लाना है ही। तो गाइस यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। मैं एक और लेक्चर लूंगा लगा तो, जिसमें अपन एक बार पूरा मॉड्यूल रेफर कर लेंगे और उसमें के जितने भी क्वेश्चन है मॉड्यूल के वो सारे कवर कर लेंगे अपन। और इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। तो वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना और ये होमवर्क करके लाना है याद से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखते हैं आप क्या चालू करने का है, रेसिडेंशियल स्टेटस या कोई हेड लेंगे, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर से देखते हैं अपन। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।